हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल कॉमर्स स्पॉटलाइट में। मैं आपके लिए लेके आ चुकी हूँ हमारा फोर्थ मॉक टेस्ट जो है यूनिट नंबर 3 बिजनेस इकोनॉमिक्स का। जैसा कि आप सभी जानते ही हैं कि आपके लिए जो है सीरीज स्टार्ट की हुई है प्रयास बैच 2.0, है ना, जिसमें मैं आपको एक वीक में एक यूनिट की क्लासेस करवाती हूँ, देन वीकेंड पे हम उसका मॉक टेस्ट करते हैं। इसी तरीके से आपके लिए क्लासेस जो हैं वो चल रही हैं। हमने अकाउंटेंसी का मॉक टेस्ट किया, हमने बिजनेस स्टैट्स का मॉक टेस्ट कवर किया, हमने इंटरनेशनल बिजनेस का मॉक टेस्ट कवर किया। आज बात करेंगे बिजनेस इकोनॉमिक्स की। ये क्वेश्चंस जो आपको मैं प्रैक्टिस करवाने वाली हूँ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं और आप सभी के लिए JRF अड्डा एप्लीकेशन है जहाँ पे आपको फ्री टेस्ट कंडक्ट करवाए जाते हैं, आपके लिए फ्री टेस्ट मिल जाते हैं, फ्री क्लासेस की PDF मिल जाती हैं एंड फुल लेंथ मॉक टेस्ट हर संडे आपको मिलेगा और फ्री काउंसलिंग सेशन हर 15 दिन में आपके लिए होता है। तो JRF अड्डा एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिए सो दैट आप अपनी तैयारी को एक लेवल अप लेके जा सकें। एंड ये है मेरा इंट्रोडक्शन। अगर आप मुझे फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो मेरा नाम आयुषी है। आपके लिए पेपर 1 एंड पेपर 2 कॉमर्स की क्लासेस लेती हूँ। तो कॉमर्स के लिए ये चैनल आपके लिए वन स्टॉप सॉल्यूशन है। अगर आप UGC नेट, सेट, असिस्टेंट प्रोफेसर एंड साथ ही साथ PGT लेवल की तैयारी कर रहे हो और आपको बेसिक से चीजें समझनी है तो ये चैनल पे आपके लिए फुल ऑन कंटेंट अवेलेबल है। MCQs, कंटेंट क्लासेस, सब कुछ। और हर क्लास का मोटिव एक ही है, वैल्यू एडिशन, कि कुछ भी जो आप सीख रहे हो उसमें कुछ नया सीखो, कुछ नए तरीके से सीखो एंड उसके नए यूजेस सीखो। यही चीज हमारी मेन थीम रहती है। चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं एंड लाइक एंड शेयर कर सकते हैं सभी के साथ जो तैयारी कर रहे हैं कॉमर्स से एंड मैनेजमेंट से। ऑफलाइन क्लासेस आपके लिए जयपुर में JRF अड्डा सेंटर बेस्ट सेंटर है फॉर UGC नेट, तो आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। एंड ऑनलाइन आपको पता ही है पिछले 3 साल से आपके लिए जो है बेटर और बेस्ट क्वालिटी कंटेंट प्रोवाइड करते हैं और बहुत ही अमेजिंग तरीके से आपको चीज़ें बताते हैं, समझाते हैं। तो आप लोग ये फीचर्स के साथ हमारे साथ जुड़ सकते हैं। एंड पेपर 1 एंड पेपर 2 कॉमर्स का कंप्लीट बैच भी आपके लिए है। अलग अलग से आप लेना चाहते हो वो भी आप ले सकते हो। एंड आपके लिए जो है इग्निशन बैच भी जो है लॉन्च हो चुका है जहाँ पे आपको MCQs एंड PYQs प्रैक्टिस करवाए जा रहे हैं, तो आप लोग फॉलो कर सकते हैं। ठीक है, अब जो है बिजनेस इकोनॉमिक्स के क्वेश्चन हम करते हुए चलेंगे। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट यूनिट्स है। मैंने इसमें आपको बेसिक्स करवाए, ग्राफ्स करवाए एंड ग्राफ से रिलेशन बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। फॉर्म्स ऑफ मार्केट वाला जो एक हमारा सेशन है वो चैनल पे आपको पढ़ना है बहुत अच्छे से, तो हर चीज़ आपकी कवर हो जाएगी बिजनेस इकोनॉमिक्स की। तो चलिए क्वेश्चंस को स्टार्ट करते हैं एंड पेन पेपर लेके बैठिएगा, कोई ग्राफ होगा उसको बनाते हुए चलिएगा, लाइक एंड शेयर कर दीजिए एंड वी आर गुड टू गो। क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे 1 बाय 1 एंड उसका रिलेटेड कंसेप्ट भी अच्छे से पढ़ते हुए चलेंगे। आपको मैं 1 मिनट का टाइम दूंगी, 1 मिनट से ज्यादा समय नहीं मिलेगा। हर क्वेश्चन को 1 मिनट के अंदर अंदर आपने करना है और ये क्वेश्चन ऐसे हैं जो बिल्कुल 1 मिनट में बहुत आसानी से हो जाएंगे। कोई बहुत ऊटपटांग क्वेश्चन मैं बना के नहीं लेके आई हूँ, मैं लेके आई हूँ बेसिक कंसेप्चुअल क्वेश्चंस। इन पे हम फोकस करेंगे बिजनेस इकोनॉमिक्स के लिए। ठीक है, वेरी गुड मॉर्निंग एवरीवन। चलिए सभी रेडी हैं, स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आपके सामने है। क्वेश्चन को रीड करेंगे ध्यान से, इंग्लिश हिंदी दोनों में, एंड आंसर करेंगे। कैलकुलेटर अलाउड नहीं होता, ठीक है, कैलकुलेटर अलाउड नहीं है क्योंकि इतनी बड़ी कैलकुलेशंस हमारे पास आती नहीं है। बहुत बेसिक MCQs क्वेश्चन आते हैं, कैलकुलेशन वाले ज्यादा नहीं आते, तो आपको बिना कैलकुलेटर के ही यूज करना होता है, मतलब सॉल्व करने होते हैं क्वेश्चंस। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 है, अ मार्केट डिमांड शेड्यूल फॉर अ प्रोडक्ट इंडिकेट्स दैट। आकांक्षा ऑलरेडी हो रहा है, ठीक है, सारी चीजें पाइपलाइन में है, 1 बाय 1 चीजें हो रही हैं। ठीक है, 2 यूनिट्स हो चुकी हैं, तीसरी यूनिट 2 अकाउंट्स हो चुकी है, IB हो चुकी है, आज इको हो जाएगी। ठीक है, और भी सारी चीजें चल रही हैं। चैनल पे ऑलरेडी मैराथन्स हैं, उनको देखिए। तो चलिए ऑप्शन नंबर D और एक आंसर आया है ऑप्शन नंबर B। तो हमारा डिमांड शेड्यूल क्या होता है? डिमांड शेड्यूल बताता है कि मैम जब एक प्रोडक्ट की क्या हो रही है, डिमांड हो रही है, किस पे? प्राइस पे। और हम पढ़ते हैं जो प्राइस और क्वांटिटी डिमांडेड है उसमें क्या है? इनवर्स रिलेशन है। क्यों? क्योंकि लॉ ऑफ डिमांड ये बोलता है, लॉ ऑफ डिमांड हमारा पहला लॉ है जिसको फर्स्ट लॉ ऑफ परचेज भी बोला जाता है। वो बोलता है कि जैसे जैसे आपके प्राइस में चेंज आता है वैसे वैसे आपकी क्वांटिटी डिमांडेड में भी चेंज आता है। तो यहाँ पे क्या होता है? इनवर्स रिलेशन होता है बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांडेड। तो एक मार्केट डिमांड शेड्यूल बताता है कि मान लो मेरे पास एक पर्सन है राम और एक पर्सन है श्याम। अब ये मार्केट में 2 लोग हैं। इसने क्या किया, जब एप्पल खरीदे इसने, ठीक है, इसको एप्पल खरीदने हैं, प्राइस जो है वो 5 रुपए है, ठीक है।
तो इसने कितनी क्वांटिटी डिमांड की? इसने क्वांटिटी डिमांड की राम ने 10 यूनिट, श्याम ने क्वांटिटी डिमांड की यहाँ पे 12 यूनिट। प्राइस हमारा क्या हुआ? प्राइस हमारा हो गया 3 रुपए। तो राम ने क्या किया? राम ने क्वांटिटी डिमांड की 12 यूनिट, श्याम ने क्वांटिटी डिमांड की यहाँ पे 15 यूनिट। प्राइस बढ़ गया, प्राइस 5 रुपए से 7 रुपए हो गया। तो राम ने क्या किया? राम ने क्वांटिटी डिमांड की यहाँ पे 8 यूनिट और श्याम ने क्वांटिटी डिमांड की 10 यूनिट। तो यहाँ पे जब प्राइस कम होता है तो हमारी क्वांटिटी डिमांडेड क्या होती है? बढ़ जाती है, 10 से 12, 12 से 15। और जब जैसे ही प्राइस बढ़ता है तो क्वांटिटी डिमांडेड हमारी कम हो जाती है, 10 से 8 और 12 से 10 आप देख सकते हो। तो क्वांटिटी डिमांडेड में और प्राइस में इनवर्स रिलेशन रहेगा और ये इनवर्स रिलेशन होता है वन साइडेड। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। वन साइडेड का मतलब क्या है कि मैम जब प्राइस में चेंज आएगा तो हम देखेंगे क्वांटिटी डिमांडेड में कितना चेंज आ रहा है। अगर मेरा चेंज क्वांटिटी डिमांडेड में आ रहा है तो मैं ये चेक करूं कि प्राइस में कितना चेंज होगा, ऐसा नहीं होता है। तो ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। और मार्केट डिमांड शेड्यूल क्या होता है? जो हमारे इंडिविजुअल्स हैं उनको जब हम सम टोटल करते हैं एक गिवन प्राइस पे, वो हमारा मार्केट डिमांड शेड्यूल कहलाता है। जैसे राम और श्याम 2 लोग हैं, यहाँ पे 22 यूनिट की डिमांड है, यहाँ पे आप देख रहे हो 27 यूनिट की डिमांड है और यहाँ पे आप देख रहे हो 18 यूनिट की डिमांड है। तो इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल्स मिलके मार्केट डिमांड शेड्यूल बनाते हैं। तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर होगा दैट विल बी ऑप्शन नंबर डी। बी तो हो ही नहीं सकता था क्योंकि डायरेक्ट रिलेशन नहीं होता है। ठीक है, इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जो भी चीजें मैंने बताई हैं सब इंपॉर्टेंट है। अब एक चीज यहाँ पे आती है कि मैम यहाँ पे 10 रुपए से 10 यूनिट से 12 यूनिट हुई, 12 यूनिट से 15 यूनिट हुई। ये जो चेंज आया है ये क्यों आया है, किस वजह से आया है? ये जो चीज है ये है इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, जिसको हम आगे आने वाले क्वेश्चंस में करेंगे। तो ये जो कितना चेंज आएगा ये पता लगता है इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड से, और चेंज आएगा ये बताता है लॉ ऑफ डिमांड। तो ये हमारा पहला क्वेश्चन था और मैं यहाँ पे आपको बता रही हूँ कि प्राइस के चेंज होने से क्वांटिटी डिमांडेड में क्या चेंज आएगा, सिर्फ वो देखा जाता है। ये वन साइडेड है। तो यहाँ पे अगर आपसे पूछा जाए कि लॉ ऑफ डिमांड की लिमिटेशन क्या है, कि वो वन साइडेड है। ये लॉ ऑफ डिमांड की लिमिटेशन है। ठीक है, आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। फंडामेंटल प्रीमाइज ऑफ इकोनॉमिक्स क्या है? व्हाई आर वी स्टडीइंग इकोनॉमिक्स? इकोनॉमिक्स की बेसिक डेफिनेशन से आपका ये आंसर है जो निकल जाएगा। Individuals are capable of establishing goals and acting in a manner consistent with the achievement of those goals. Natural resources will always be scarce. Individuals choose the alternative for which they believe the net gains to be greatest. No matter what the circumstances, the individual choice involves a trade-off. क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए, ध्यान से, सिर्फ एक एस्पेक्ट मत देखिए, पूरा का पूरा रिलेटेड एस्पेक्ट को देखने की कोशिश करिए। इकोनॉमिक्स में हम क्या पढ़ते हैं कि हमारे रिसोर्सेज स्कार्स हैं, बिल्कुल सही बात है, स्कार्स हैं, बट नेचुरल रिसोर्सेज विल ऑलवेज बी स्कार्स। सिर्फ ये चीज, रिसोर्सेज स्कार्स हैं, स्कार्स रिसोर्सेज के साथ साथ उन रिसोर्सेज के ऑल्टरनेटिव यूजेस हैं। तो इकोनॉमिक्स इज द स्टडी ऑफ मेकिंग चॉइस। इंपॉर्टेंट लाइन क्या है? इकोनॉमिक्स इज द स्टडी ऑफ मेकिंग चॉइसेस। चॉइसेस अमंग व्हाट? चॉइसेस अमंग डिफरेंट ऑल्टरनेटिव्स टू गेट मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन। तो इंडिविजुअल जो है वो चूज करता है ऑल्टरनेटिव को फॉर विच दे बिलीव नेट गेन्स टू बी ग्रेटेस्ट। हमारा जो कंज्यूमर है वो एक रैशनल कंज्यूमर है, वो कैलकुलेटर लेके जाता है जब भी कोई परचेज करता है और वो देखता है इतना पैसा खर्च के कितना हमें गेन मिल सकता है, और ज्यादा से ज्यादा उसको गेन चाहिए अपने रिसोर्सेज से जो लिमिटेड है। ठीक है, तो हम क्या एक वर्ड यूज करते हैं कि हमारे रिसोर्सेज जो हैं वो लिमिटेड हैं, वो स्कार्स हैं, वो अबंडेंट नहीं है, बट हमारी डिमांड या हमारे डिजायर्स वो बहुत अनलिमिटेड है। तो हमें चॉइस बनानी होती है और इकोनॉमिक्स में हम उन चॉइसेस की ही बात करते हैं अमंग डिफरेंट ऑल्टरनेटिव्स जो हमें मैक्सिमम क्या देंगे,
जो हमें मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन देंगे। तो ये जो एक एस्पेक्ट है ये सिर्फ एक एस्पेक्ट है, और ये क्या है, ये रीजन नहीं है कि हम इकोनॉमिक्स क्यों पढ़ रहे हैं। इकोनॉमिक्स की जरूरत इसलिए है क्योंकि इकोनॉमिक्स इज अ चॉइस मेकिंग बिटवीन ऑल्टरनेटिव्स टू गेट मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन। ये चीज का आपको ध्यान रखना है। इस वजह से इकोनॉमिक्स की स्टडी करनी पड़ी क्योंकि रिसोर्सेज स्कार्स थे, ठीक है, ये चीज का ध्यान रखना। और ये बात तो बिल्कुल ही यहाँ पे गलत है जो लिख रखी है कि हम कंसिस्टेंट होते हैं अचीवमेंट गोल्स में, नहीं। नॉन सेटिएशन एक वर्ड होता है जिसमें ये बताया जाता है कि जो कंज्यूमर है वो कभी भी सेटिस्फाई नहीं होता। कंज्यूमर ऑलवेज वांट्स मोर। अगर आप उसको 10 रुपए में 4 चीजें दोगे वो 4 लेगा, 10 रुपए में 5 चीजें दोगे वो 5 लेगा, 10 रुपए में 6 चीजें दोगे वो 6 के लिए जाएगा। तो हमेशा उसको ज्यादा से ज्यादा चाहिए, वो कंसिस्टेंट जो है वो नहीं रहता है, ठीक है। आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए और इसको सॉल्व करिए। हाँ, नॉन सेटिटीज को बोला जाता है, ठीक है, ये पेपर में आया हुआ है वर्ड नॉन सेटिटी। असर्शन रीजन का क्वेश्चन है, आपको यहां पे बताना है कि क्या दोनों सही है, असर्शन और रीजन, क्या एक सही है या दोनों गलत है। एंड गाइस लिंक को शेयर करेंगे, ठीक है, सभी के साथ। आई वांट कि हम इस मैराथन से बहुत सारे कंसेप्ट्स लेके जाएं और सभी बच्चों के साथ वो चीजें शेयर हो जानी चाहिए। तो फटाफट से लिंक को शेयर कर देंगे सभी के साथ। जितना मैक्सिमम पार्टिसिपेशन होगा उतना मजा आएगा। ऑप्शन नंबर ए और ऑप्शन नंबर बी, 2 आंसर आ रहे हैं मेरे पास। ओके, मतलब 2 आंसर हैं, कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। हमारे पास ना यूटिलिटी में क्या चीज होती है, यूटिलिटी के कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, ठीक है। यूटिलिटी क्या होती है, यूटिलिटी सब्जेक्टिव होती है। यूटिलिटी यहां पे बोला हुआ है मोरालिटी का कैरेक्टरिस्टिक होता है उसमें, तो मोरालिटी का कैरेक्टरिस्टिक नहीं होता, ठीक है। यूटिलिटी में मोरालिटी का कैरेक्टरिस्टिक नहीं होता है। मैम ऐसा क्यों? मैं आपको बोलती हूँ, यूटिलिटी का मतलब है वॉन्ट सेटिस्फाइंग पावर ऑफ अ कमोडिटी। अब एक व्यक्ति जो स्मोक करता है उसको स्मोक करने से यूटिलिटी मिलती है, उसकी वॉन्ट सेटिस्फेक्शन, उसको जो वो चाह रहा था वो उसको यूटिलिटी मिलती है उस चीज से। तो क्या यहाँ पे मोरालिटी का रोल रहा? क्योंकि मोरली तो हम बोलते हैं कि स्मोकिंग इज इंजरियस टू हेल्थ, तो ये नहीं करना चाहिए। आप अपने साथ साथ अपने जो एसोसिएटेड लोग हैं, जो आसपास के लोग हैं, उनको भी तबीयत खराब होती है उससे, उनको भी हेल्थ कॉज होते हैं, ठीक है, हेल्थ हैजार्ड्स होते हैं। तो यहाँ पे यूटिलिटी जो है ना, इसको ध्यान में रखना, वॉन्ट सेटिस्फाइंग पावर है किसी कमोडिटी की, वो उसकी यूटिलिटी है। बट यूटिलिटी जो है वो मोरल होगी, ये बात क्या है, सही नहीं है। तो यहाँ पे हमारे पास 4 कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं यूटिलिटी के। पहला होता है सब्जेक्टिव, दूसरा होता है हमारे पास यहाँ पे कि रिलेटिव। रिलेटिव का मतलब क्या है कि एब्सोल्यूट नहीं, इन रिलेशन विद अदर थिंग हम इसको मेजर करते हैं। इसेंशियली यूजफुल होनी चाहिए, एंड इसके साथ साथ यहाँ पे जो 4th पॉइंट आता है वो है इंडिपेंडेंट ऑफ मोरालिटी। यूटिलिटी का मोरालिटी से कुछ भी लेना देना नहीं है, ठीक है। कोई चीज मॉरली सही है या गलत है हम वो नहीं देखते, हम देखते हैं कि किसी चीज से मुझे सेटिस्फेक्शन मिल रही है तो वो यूटिलिटी है मेरे लिए। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा दैट विल बी ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। इसमें एक और प्रिंसिपल है जो आता है, वो होता है यूटिलिटेरियन प्रिंसिपल। इसी के साथ एसोसिएटेड करवा रही हूं। यूटिलिटेरियन प्रिंसिपल क्या बोलता है कि अगर एक चीज क्या है, अगर एक चीज ज्यादा लोगों के लिए सही है मतलब वो चीज सही है, ठीक है। अगर कोई भी चीज 10 में से 8 लोगों के लिए सही है तो वो सही है। ये होता है यूटिलिटेरियन प्रिंसिपल। इसका मोरालिटी से कुछ भी लेना देना नहीं होता। आप गलत काम कर रहे हो, मोरली गलत है, यहाँ पे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। अगर वो ज्यादा लोगों के लिए सही है तो वो काम सही हो जाता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होने वाला है वो होने वाला है ऑप्शन नंबर ए। दोनों के दोनों यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है। ये चीज को ध्यान रखना, ऑप्शन नंबर ए ही इसका करेक्ट आंसर यहाँ पे होने वाला है। फिर उसके बाद यूटिलिटी में मैंने एक चीज बताई, इसेंशियली यूजफुल।
अब यहाँ पे जब भी कोई प्रोडक्ट की आप बात कर रहे हो जिससे आपको यूटिलिटी मिल रही है, वो आपके लिए यूजफुल होना चाहिए, ठीक है, क्योंकि अगर आपके लिए वो चीज यूजफुल नहीं होगी तो उससे मिलने वाली यूटिलिटी आपके लिए जीरो होगी हमेशा। तो यहाँ पे ये चीज का ध्यान आपको रखना है, ठीक है। और अब यहाँ पे यही चीज ध्यान में रखना। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इस क्वेश्चन को सॉल्व करिए। ये क्वेश्चन थोड़ा न्यूमेरिकल क्वेश्चन है और बहुत आसान क्वेश्चन है। बिल्कुल गलत या सही आउटकम्स पे डिपेंड करेगा। तो अगर एक चीज ग्रेटेस्ट नंबर के लिए सही है तो वो चीज बिल्कुल सही मानी जाती है। यूटिलिटेरियन प्रिंसिपल का क्वेश्चन काफी आता है, ये आईबी में हम मेनली पढ़ते हैं, बट यहां से भी रिलेट हो सकता था, मैंने रिलेट करवा दिया। बिजनेस है 10,000 यूनिट बेचता है हर महीने, ठीक है, एक बिजनेस है, और उसने क्या किया, अपना रिटेल प्राइस 1 रुपए से कम कर दिया, 90 पैसे पे कर दिया। और ये देखने को मिला उसको अपने प्रीवियस एक्सपीरियंस से कि भाई जो प्राइस इलास्टिसिटी है ना हमारे प्रोडक्ट की, वो है -1.5। ये जो माइनस है ना, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। दिस माइनस साइन स्टेट्स कि देयर इज इनवर्स रिलेशन बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांडेड। हम यहाँ पे -1.5 नहीं लिखेंगे, ये माइनस साइन सिर्फ और सिर्फ रिलेशन दिखाने के लिए होता है, सिर्फ और सिर्फ रिलेशन दिखाने के लिए होता है बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांडेड। याद रखना, क्योंकि प्राइस इलास्टिसिटी कभी भी नेगेटिव नहीं होती, 0 से लेके इंफिनिटी तक होती है। 0, लेस देन 1, इक्वल टू 1, मोर देन 1 और इंफिनिटी। ये 5 डिग्री होती है हमारे पास प्राइस इलास्टिसिटी की। क्वेश्चन को ध्यान से देखो, इलास्टिसिटी पे बेस्ड क्वेश्चन है, आंसर बताओ। प्राइस को हम कम कर रहे हैं तो क्या इफेक्ट पड़ेगा हमारी सेल्स पे, क्योंकि ऑब्वियसली जब आप प्राइस को कम करोगे तो क्वांटिटी विल राइज। ये लो है तो क्वांटिटी राइज होगी, पर कितनी ये आपको बताना है। हमारे पास इलास्टिसिटी मेजर करने के 5 मेथड होते हैं। तो जो हमारा मेथड होता है जहां पे हम न्यूमेरिकल क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, वो मेथड होता है परसेंटेज एंड प्रोपोर्शनेट मेथड। परसेंटेज एंड प्रोपोर्शनेट मेथड, तो उसका इस्तेमाल करके आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। ओके, ऑप्शन नंबर डी आंसर आया है, वेरी गुड। बाकी सभी बताइए। यहां पे हमें समझना है हमारे पास क्या है, पी नोट ₹1। P1 कितना है, P1 इज ₹0.9, 90 पैसे। क्वांटिटी आप कितनी बेच रहे थे, 10,000। अब आप क्वांटिटी कितनी बेचोगे ये आपको फाइंड आउट करना है, क्वेश्चन मार्क है। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड आपके पास कितनी है, 1.5, और ये जो माइनस है ये साइन क्या शो कर रहा है, ये साइन शो कर रहा है देयर इज अ इनवर्स रिलेशन, ठीक है। तो यहां पे अब जो परसेंटेज और प्रोपोर्शनेट मेथड होता है वो क्या बताता है, वो ये बताता है कि इलास्टिसिटी में आप मेजर क्या करते हो। पहले तो ये देखो, इलास्टिसिटी में हम मेजर करते हैं कि विद द चेंज इन प्राइस कितना चेंज हुआ हमारी क्वांटिटी डिमांडेड में, ठीक है। अब इन चेंजेस को पता करने के लिए हम क्या करते हैं, हम देखते हैं कि हमारी जो है नई क्वांटिटी कितनी है माइनस हमारी पुरानी क्वांटिटी कितनी थी, ऑन द बेसिस ऑफ आर ओल्ड क्वांटिटी। ऐसे ही हमारा जो P1 है उसमें से P नोट को माइनस करते हैं, डिवाइड करते हैं P नोट से, और क्योंकि ये परसेंटेज और प्रोपोर्शनेट मेथड है यहाँ पे हम क्या कर देते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं 100 से, ठीक है। तो यहाँ पे ये वैल्यू हमें दे रखी है कितनी, 1.5 वैल्यू दे रखी है। अब मेरे पास Q1 नहीं है बट मेरे पास Q0 है, ठीक है, वो कितना है 10,000। तो इसमें वैल्यूज पुट कर दो, Q1 माइनस 10,000 डिवाइडेड बाई 10,000 डिवाइडेड बाई यहाँ पे कितना है 0.10 डिवाइडेड बाई 1, मल्टीप्लाई करना है इसको 100 से, ठीक है। या आप इसको रहने भी दो, कोई फर्क नहीं पड़ता, मल्टीप्लाई मत करो, परसेंटेज में नहीं आएगा आंसर क्योंकि 1.5 है, तो मल्टीप्लाई रहने आप दे सकते हो। तो यहाँ पे इसको सॉल्व कर लो, कितना बनेगा, Q1 माइनस 10,000 डिवाइडेड बाई 10,000 इंटू 1 बाई 0.10। सॉल्व करोगे Q1 की वैल्यू आपके पास निकल के आ जाएगी, और ये किसके बराबर है, 1.5 के बराबर है।
ऑन सॉल्विंग यू विल गेट 11,500। ठीक है, सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पे मल्टीप्लाई करना है 0.1 से, तो यहाँ पे आ जाएगा 1000। ठीक है, यहाँ पे है Q1 माइनस 10,000, यहाँ है 1000, तो ये किसके बराबर है? ये बराबर है 1.5 के। आप मल्टीप्लाई करो, 11,500 है, यहाँ पे 10,000 है, डिफरेंस आ जाएगा आपके पास 1500 का, तो 11,500 ही हमारे पास क्या है, नई हमारी क्वांटिटी डिमांडेड आ जाएगी कि हम 1500 यूनिट और ज्यादा बेच पा रहे हैं। तो हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, 11,500 यूनिट बेच रहे हैं। ठीक है, ये चीज यहाँ पे करनी थी, बिल्कुल सही आंसर है सभी का, वेरी गुड। ये न्यूमेरिकल क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं। ठीक है, ये न्यूमेरिकल क्वेश्चंस भी हैं जो आपसे पूछे जाते हैं, ये चीज आपको बस ध्यान में रखनी थी। आगे देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन सी स्टेटमेंट फॉल्स है ये आपको बतानी है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स? इंडिफरेंस कर्व से रिलेटेड क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। हाँ बिल्कुल, प्राइस कम होगा तो डिमांड विल राइज, ये तो बेसिक लॉ है। कंज्यूमर हैज ओनली वन इंडिफरेंस कर्व, कंज्यूमर प्रोसेसेस प्रेफरेंस मैप, marginal rate of substitution is equal to the magnitude of the slope of the indifference curve. Diminishing marginal rate of substitution means that marginal rate of substitution decreases as more and more good is consumed. MRS क्या बताता है कि एक यूनिट गेन करने के लिए आप कितना सेक्रीफाइस करते हो। ठीक है, यही बताता है MRS, और इसका स्लोप क्या होता है, डिक्लाइनिंग होता है। ठीक है, स्लोप हमेशा क्या होता है, डिक्लाइनिंग होता है। तो यहां पे बताइए क्या होगा इसका करेक्ट आंसर, कौन सी स्टेटमेंट गलत है ये आपको बतानी है। ऑप्शन नंबर ए, ओके, तो आंसर आ रहा है ऑप्शन नंबर ए। सभी बताइए कौन सी स्टेटमेंट गलत है। मैम हमारे पास कंज्यूमर के पास एक इंडिफरेंस कर्व होता है, जी नहीं, इंडिफरेंस मैप, बहुत सारे आईसीज होते हैं। हाँ, इक्विलिब्रियम में जब उसको पहुंचना है तो वो अपने बजट के अकॉर्डिंग देखता है, वो आईसी जो बजट पे क्या हो जाता है, बजट लाइन से टेंजेंट होता है, वो उसका इक्विलिब्रियम पॉइंट होता है। पर इसका मतलब ये नहीं है कि कंज्यूमर का सिर्फ एक ही इंडिफरेंस कर्व होता है, नहीं, चॉइसेस तो बहुत सारी है ना, जो मर्जी आप ले लो, बट किस पे वो रिस्ट्रिक्ट कर जाएगा, आपकी इनकम कितनी है, प्राइस कितना है कमोडिटी का, जिन कमोडिटीज को आप खरीद रहे हो। तो ये स्टेटमेंट जो है वो बिल्कुल गलत है। कंज्यूमर प्रेफरेंस मैप को पोजेस करता है, हाँ जी, अगर एक बंडल ज्यादा प्रेफर कर रहा है वो दूसरे बंडल से, दूसरे बंडल को तीसरे बंडल से प्रेफर कर रहा है, तो पहले बंडल को तीसरे बंडल से प्रेफर करेगा, तो प्रेफरेंस मैप होता है। एंड हम यहाँ पे जब हम बात करते हैं ऑर्डिनल एनालिसिस की, तो हम वहां पे प्रेफरेंस की ही बात करते हैं कि कैसे आप चूज करते हैं अमंग डिफरेंट ऑल्टरनेटिव्स। मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन इक्वल होता है मैग्नीट्यूड ऑफ स्लोप ऑफ इंडिफरेंस कर्व। हाँ जी, जब हमारा इंडिफरेंस कर्व आता है तो यहाँ पे हम बोलते हैं कि हर एक पॉइंट पे आपको इक्वल सेटिस्फेक्शन मिलती है। तो यहाँ पे जब आप देख रहे हो, ये हमारा गुड वाई है, ये हमारा गुड एक्स है, ये आप कंज्यूम कर रहे हो, और जैसे जैसे हम क्या कर रहे हैं, गुड एक्स को इंक्रीज करते जा रहे हैं कंजम्पशन, हम गुड वाई को क्या करते जा रहे हैं, सेक्रीफाइस करते जा रहे हैं। और जितना एक यूनिट खरीदने के लिए हम सेक्रीफाइस कर रहे हैं दूसरी यूनिट को, कमोडिटी को, तो वही तो हमारा क्या दिखाती है, एमआरएस दिखाती है। तो जो एमआरएस है वो बिल्कुल इंडिफरेंस कर्व के स्लोप के बराबर होता है, ये बात बिल्कुल सही है। और डिमिनिशिंग एमआरएस जो है, इसका मतलब है मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन डिक्रीज होता रहता है, ये बात भी बिल्कुल सही है। कैसे हम यहाँ पे एमआरएस कैसे निकालते हैं, जैसे हमारे पास एमआरएस है, दो प्रोडक्ट का है, एक्स और वाई, तो हम ये देखेंगे कि अगर मुझे क्या करना है, एक एक्स यूनिट को कंज्यूम करना है एडिशनल, तो मैं एक एक्स यूनिट को कंज्यूम कर रही हूँ, ठीक है, और उसके लिए मैं कितना लॉस कर रही हूँ मेरी दूसरी कमोडिटी को, वाई को, ये चीज मैं मेजर करती हूँ।
ठीक है, ये चीज को मैं मेजर करती हूँ। तो इस तरीके से हमारा जो एमआरएस है वो दिखाई देता है कि गेन किया और उसके लिए कितना लूज किया। ठीक है, ये चीज हमारे एमआरएस में आती है। हमेशा याद रखना, जो लॉस है वो ऊपर आएगा और जो गेन है वो नीचे आएगा। इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ए इसका करेक्ट आंसर बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, स्लोप ऑफ आइसोक्वांट क्या होता है? आइसोक्वांट होता है प्रोडक्शन में। हम इंडिफरेंस कर्व बात करते हैं कंजम्पशन में, जहां पे हम दो कमोडिटी और गिवन इनकम की बात करते हैं। यहाँ पे हम दो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन की बात करते हैं, लेबर और कैपिटल, और उनमें किस तरीके से रिलेशन होता है। एक यूनिट लेबर को यूज करने के लिए कितना कैपिटल को सेक्रीफाइस कर रहे हो, वो चीज हम देखते हैं जब कॉम्बिनेशन हम बनाते हैं। तो यहाँ पे क्या पता लगता है आइसोक्वांट से? The decrease in capital necessary to keep output constant when labor increases by 1 unit. The decrease in MPL when capital increases. The decrease in capital necessary to keep MPL constant when labor increases by 1 unit. The increase in output when both inputs are increased. अब मुझे पहले तो ये बताओ, ये MPL क्या है? What do you mean by MPL? MPL की फुल फॉर्म क्या है? MPL अगर आपको इसका कंसेप्ट पता है ना तो आप बता दोगे। मैंने आपको बताया प्रोडक्शन से रिलेटेड है, प्रोडक्टिविटी। एमपीएल क्या होता है? मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ लेबर। मतलब कि जब आप एक लेबर को यूज करते हो, एक एडिशनल यूनिट यूज करते हो, तो उसमें कितना यहाँ पे चेंज देखने को मिलता है? वो कांस्टेंट रहता है या वो डिक्रीज होता है? क्या चीज रहती है? हाँ, मार्जिनल प्रोडक्शन ऑफ लेबर, प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर, बिल्कुल करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर ए, सबका आंसर ए आ रहा है, वेरी गुड। आंसर इज ऑप्शन नंबर ए। डिक्रीज इन कैपिटल नेसेसरी टू कीप आउटपुट कांस्टेंट व्हेन लेबर इंक्रीजेस बाय 1 यूनिट। आइसोक्वांट कर्व क्या है? एक ऐसा कर्व है भाई जहां पे हर एक पॉइंट पे आपको सेम क्या मिलता है? सेम प्रोडक्शन मिलेगा। स्लोप हमारा जो रहेगा यहाँ पे सेम रहेगा। तो यहाँ पे जब आप एक यूनिट लेबर को यूज कर रहे हो, एक एडिशनल यूनिट ऑफ लेबर यूज कर रहे हो, तो क्या हम बिना सेक्रीफाइस के ऐसा कर सकते हैं? नॉट पॉसिबल। क्यों? क्योंकि मैम हमारे पास लिमिटेड रिसोर्सेज है, दो चीजों को हम यूज कर रहे हैं, दो फैक्टर को यूज कर रहे हैं। तो अगर आपको लेबर को यूज करना है ज्यादा, तो आपको कैपिटल को 110% क्या करना पड़ेगा? 110% आपको कम करना ही पड़ेगा। तो डिक्रीज इन कैपिटल नेसेसरी टू कीप आउटपुट कांस्टेंट व्हेन लेबर इंक्रीजेस बाय 1 यूनिट। और आइसोक्वांट में इंडिफरेंस कर्व में हम एक यूनिट से बढ़ाते हैं कंजम्पशन या फिर प्रोडक्शन, और फिर देखते हैं दूसरे यूनिट पे क्या फर्क है जो पड़ रहा है। तो यही चीज यहाँ पे देखी जाती है। डिक्रीज इन एमपीएल व्हेन कैपिटल इंक्रीजेस, ये चीज तो हम देखते ही नहीं, हम ये देखते हैं कैपिटल में क्या फर्क पड़ेगा जब लेबर को एक यूनिट से बढ़ाएंगे। डिक्रीज इन कैपिटल नेसेसरी टू कीप एमपीएल कांस्टेंट, नहीं, एमपीएल कांस्टेंट नहीं रख रहे हम। यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं? आउटपुट कांस्टेंट रख रहे हैं कि दो यूनिट बना के, दो फैक्टर्स का यूज करके आप कितनी आउटपुट है उसको कांस्टेंट रख सकते हैं। कितनी आउटपुट जो आप बना रहे थे पहले वही बनाएंगे, बट लेबर और कैपिटल का जो रिलेशन है वो चेंज होगा। इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इस वर्ड से कभी भी फंस मत जाना कि एमपीएल को कांस्टेंट रखना है। मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर तो डिक्रीज होएगी। क्यों? क्योंकि जब ज्यादा यूनिट ऑफ लेबर लोगे, हर लेबर से की जाने वाली प्रोडक्शन विल फॉल एक पॉइंट ऑफ टाइम के बाद। और मार्जिनल प्रोडक्टिविटी क्या होती है? पहले बढ़ती है फिर हमारी कम होती है, ये चीज हम जानते हैं। ठीक है, और हमारा जो एवरेज प्रोडक्शन होता है वो इस तरीके से रहता है। तो एमपी जो है एक बार फॉल होता है, फिर उसके बाद एक बार राइज होता है, फिर उसके बाद फॉल करता ही है। तो यहाँ पे कांस्टेंट रखने की बात होती नहीं, आउटपुट को कांस्टेंट रखने की बात होती है। ये चीज का ध्यान रखना, ये चीज इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो, इकोनॉमीज और डिसइकोनॉमीज ऑफ स्केल की बात हो रही है। ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मैम आप हर क्वेश्चन को इंपॉर्टेंट बोल रहे हो क्योंकि हर क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है।
बट ये जो कंसेप्ट है ना, इकोनॉमीज एंड डिस इकोनॉमीज ऑफ स्केल, इट इज क्वाइट इंपॉर्टेंट। सीरियसली ये तो इंपॉर्टेंट है। अगर आपने नहीं किया है तो आप एक क्वेश्चन को सीधा सीधा छोड़ रहे हो। ये कॉस्ट के साथ मिक्स होके आ जाएगा या ये अलग से भी क्वेश्चन है जो बन जाता है। इकोनॉमीज और डिस इकोनॉमीज ऑफ स्केल में हम किस टाइप की कॉस्ट कर्व की बात करते हैं? हम लॉन्ग रन की बात करते हैं, शॉर्ट रन की बात करते हैं, वेरिएबल कॉस्ट की या टोटल कॉस्ट की। और मार्जिनल कॉस्ट कर्व इंटरसेक्ट करता है मिनिमम पॉइंट ऑफ फर्म्स एवरेज टोटल कॉस्ट कर्व पे, ये दिखाते हैं। और शॉर्ट रन एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट कर्व डिक्लाइन करता है जैसे जैसे आउटपुट बढ़ती है। देखो पॉइंट्स आपको सारे सही देखने को मिलेंगे, बट कौन सा पॉइंट है जो इकोनॉमीज और डिस इकोनॉमीज के लिए है, ये आपको पहचानना है। ये जो इकोनॉमीज और डिस इकोनॉमीज ऑफ स्केल है, ये शॉर्ट रन का कंसेप्ट तो है नहीं, ये कंसेप्ट है हमारा लॉन्ग रन का। ठीक है, ये कंसेप्ट है हमारा लॉन्ग रन का। और इसका सीधा सीधा एक डायरेक्ट कारण यही होता है कि हमारी लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट कर्व यू शेप्ड क्यों है? बिकॉज वाई लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट कर्व इज यू शेप्ड ड्यू टू इकोनॉमीज एंड डिस इकोनॉमीज ऑफ स्केल ऑफ प्रोडक्शन। सीधी सीधी लाइन है जो आपके बुक्स में लिखी होती है। तो इकोनॉमीज और डिस इकोनॉमीज में हम लॉन्ग रन की बात करते हैं, क्योंकि लॉन्ग रन में हमारी जो कॉस्ट होती है वो क्या है, हम यहाँ पे लेके चलते हैं कि हमारे पास यहाँ पे पहले क्या होती है, कॉस्ट कम होती है। जैसे जैसे हम प्रोडक्शन बढ़ाते हैं कॉस्ट पर यूनिट कम होती रहती है, फिर उसके बाद एक पॉइंट के बाद वो क्या करती है, बढ़ना स्टार्ट करती है। तो ये जो यू शेप्ड कर्व है हमारे, ये जो एनवेलप कर्व है, ठीक है, ये जो प्लानिंग कर्व है, ये हमारा यू शेप्ड होता है ड्यू टू डिस इकोनॉमीज एंड इकोनॉमीज ऑफ स्केल। क्योंकि आप एक लेवल तक क्या करते हैं, एक लेवल तक आप जब प्रोडक्शन करते हो तो आपकी कॉस्ट में बहुत ज्यादा गिरावट आपको देखने को मिलती है, क्योंकि आप बल्क में प्रोडक्शन करने के बाद, इकोनॉमीज और डिस इकोनॉमीज ऑफ स्केल क्या है कि आप मास लेवल पे प्रोडक्शन कर रहे हैं, बल्क प्रोडक्शन कर रहे हैं, आप 100 यूनिट ना बना के 1000 यूनिट बना रहे हैं, तो यहाँ पे आपकी कॉस्ट पर यूनिट कम होगी। फिर उसके बाद थोड़े टाइम पीरियड के लिए वो कॉस्ट मेंटेन रहती है और फिर एकदम से वो कॉस्ट है जो बढ़ना स्टार्ट कर देती है। क्योंकि जब आप एक लेवल से ज्यादा प्रोडक्शन कर देते हो, ठीक है, तो उसमें होता क्या है, जो आपको फैक्टर्स रिक्वायर्ड है उनकी कॉस्ट बढ़ जाती है। पहले आप एक प्लांट से काम चला रहे थे, अब इतनी ज्यादा प्रोडक्शन कर दी, 2 प्लांट आपको चाहिए। ठीक है, पहले आपकी कंपनी में 50 लेबर थे, अब आपको 100 लेबर चाहिए। आप एक प्रीमाइस में काम कर रहे थे, अब आपने 2 जगह प्रीमाइस ओपन की, 2 प्रीमाइसेस है, तो उससे क्या होता है, आपकी जो कॉस्ट ऑफ फैक्टर ना वो बढ़ जाती है, जिसकी वजह से आपकी जो कॉस्ट है वो इंक्रीज हो जाती है। तो ये चीज आपने ध्यान में रखनी है। ठीक है, तो यू शेप्ड कर्व लॉन्ग रन में ही हमें देखने को मिलेगा और इकोनॉमीज और डिस इकोनॉमीज की वजह से। शॉर्ट रन में नहीं होता ये। शॉर्ट रन में तो हम बात करते हैं कि हमारे पास फिक्स्ड कॉस्ट है और हमारे पास वेरिएबल कॉस्ट है। हाँ, वेरिएबल कॉस्ट में क्या होता है, वहां पे हमारे पास वेरिएबल कॉस्ट में चेंज आता है और हमारी कॉस्ट कम होती है जैसे जैसे हम प्रोडक्शन करते हैं, तो वहां पे भी एवरेज कॉस्ट पहले कम होती है फिर बढ़ती है। बट इकोनॉमीज और डिस इकोनॉमीज का जो रिलेशन है ना, वो हमें हमेशा लॉन्ग रन में ही देखने को मिलता है। हमारा जो शॉर्ट रन है, याद रखना, जो शॉर्ट रन है उसमें जो हमारी यू शेप्ड कर्व होता है, एवरेज कॉस्ट कर्व यू शेप्ड होती है, उसका कारण क्या होता है, उसका कारण होता है लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन। लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन, कि आप जो हमारा वेरिएबल फैक्टर है उसका कितना प्रोपोर्शन यूज कर रहे हैं इन रिस्पेक्ट टू फिक्स्ड प्रोपोर्शन। ठीक है, और साथ ही साथ यहाँ पे एक और चीज होता है, यू शेप्ड क्यों होती है शॉर्ट रन में, शॉर्ट रन कॉस्ट कर्व जो होता है वो हमारा यू शेप्ड क्यों होता है। हमारे पास 2 चीजें होती हैं, एक होता है हमारा एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट। एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट हमारी क्या होती है, कॉस्ट पर यूनिट कम होती रहती है। ठीक है, और हमारा जो वेरिएबल कॉस्ट होती है वो किस तरीके से चलती है, हमारी जो वेरिएबल कॉस्ट होती है वो किस तरीके से चलती है, वो चलती है इस तरीके से। ठीक है, तो यहां पे जब ये दोनों क्या हो जाती हैं, मीट करती हैं, तो हमें एवरेज कॉस्ट मिलती है और वो यू शेप्ड होती है। तो दूसरा कारण क्या होता है, इंटरसेक्शन ऑफ एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट प्लस एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट
प्लस एवरेज वेरिएबल कॉस्ट तो यू शेप्ड होती है, एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट ठीक है, यहाँ पे ना वेरिएबल नहीं एवरेज वेरिएबल कॉस्ट लेके चलना पड़ेगा, एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट और एवरेज वेरिएबल कॉस्ट, और इसी वजह से जो हमारी एवरेज कॉस्ट है वो भी यू शेप्ड होती है, और हमारी जो एवरेज वेरिएबल कॉस्ट है वो भी यू शेप्ड होती है, और एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट हमारी ये इस तरीके की बनती है, एल शेप, इसको रेक्टेंगुलर हाइपरबोला भी हम बोलते हैं। ये चीज का ध्यान आपने रखना है, ठीक है। अब इसके बाद बात आती है मैम, अभी डाउट भी आया कि एल शेप्ड भी तो होती है। देखो हमारे पास होती है दो अप्रोचेस, इसका जो आंसर था वो मैं बता देती हूँ, आंसर इज ऑप्शन नंबर सी। हमारे, अब देखो ध्यान से, हमारे पास होती है दो अप्रोचेस, एक होती है ट्रेडिशनल, एक होती है मॉडर्न। जो हमारी ट्रेडिशनल अप्रोच है ना, ये बोलती है जो एसी है वो यू शेप्ड है, एसी इज यू शेप्ड। बट जो हमारी मॉडर्न अप्रोच है ना, वो बोलती है कि भाई नहीं, सिर्फ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन नहीं होता, हमारे मैनेजर्स की एफिशिएंसी भी वर्क करती है। यहाँ पे मॉडर्न अप्रोच में मैनेजरियल एफिशिएंसी को ध्यान में रखा जाता है, और ये बोलते हैं कि आप क्या बात कर रहे हो, एवरेज कॉस्ट कब यू शेप्ड हो जाती है, मतलब वो बढ़ना स्टार्ट कर देती है। अगर ऐसा होगा तो मैनेजर कर क्या रहे हैं, मैनेजरियल एफिशिएंसी कहाँ है। तो ये बोलते हैं कि जो आपकी एवरेज कॉस्ट होती है ना, वो हमारी क्या होती है, या तो एल शेप्ड होती है या इन्वर्टेड जे शेप्ड होती है। एल शेप्ड कैसे कि कम हो रही है, पर फिर एक पॉइंट के बाद वो क्या होगी, बढ़ेगी नहीं, पर वो कमी होती रहेगी या स्टेबल हो जाएगी, बढ़ेगी नहीं। और इन्वर्टेड जे शेप भी बोला जाता है। अब आप इसको देखो, ये एक शेप है हमारे पास, ठीक है, ये जो शेप है ये एल शेप्ड है, और जे कैसा होता है, ऐसा। इन्वर्टेड जे का मतलब क्या होता है, जे इस तरीके से, इन्वर्टेड जे होता है इसका उल्टा, मतलब ऐसा, तो ये शेप्ड है। तो इन्वर्टेड, जे शेप्ड और एल शेप्ड, ये दो तरीके की शेप बनती हैं। ये कौन बोलता है, ये बोलते हैं मॉडर्न अप्रोच के अकॉर्डिंग, एंड दिस इज प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ऑफ 2023। तो हमेशा याद रखना, यहाँ पे दो अप्रोचेस हैं। ट्रेडिशनल अप्रोच के अकॉर्डिंग हमारी यू शेप्ड होती है एवरेज कॉस्ट का, शॉर्ट रन हो या लॉन्ग रन हो। बट हमारी जो मॉडर्न थ्योरीज हैं उनके अकॉर्डिंग जो हमारी ये शेप होती है वो क्या होती है, ये शेप हमारी एल शेप्ड और जे शेप्ड होती है। इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू लर्न, ठीक है, याद रखना इसको। हाँ बिल्कुल, वेरी गुड शिवांगी, ठीक है, ये चीज आपको ध्यान में रखनी है, ठीक है। और ये ऐसा भी बोलते हैं कि हमारे जो लॉन्ग रन कॉस्ट कर्व्स है ना मॉडर्न थ्योरी के अकॉर्डिंग, एल शेप्ड ही होते हैं वो, ठीक है, एल शेप्ड ही होते हैं, क्योंकि इसमें प्रोडक्शन कॉस्ट तो आती है, ये सिर्फ प्रोडक्शन कॉस्ट को ले रहे हैं, ये प्रोडक्शन कॉस्ट के साथ साथ मैनेजरियल कॉस्ट को भी लेके चलते हैं, ठीक है। तो मॉडर्न में मैनेजरियल रोल को लेके चलते हैं, इस वजह से ऐसा हमें देखने को मिलता है। चलो आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। Which of the following feature is common to both perfectly competitive market and monopolistic competitive market? हमारी दो अलग अलग टाइप की मार्केट होते हैं, मार्केट स्ट्रक्चर। ये जो आपको मार्केट स्ट्रक्चर की मैराथन है ना, ये मिलने वाली है वेंसडे या थर्सडे को। पूरी मैराथन में मैंने दो पार्ट्स में इस मैराथन को कवर करना है। यहाँ पे आज तो मैं क्वेश्चंस करवा रही हूँ, वहां पे स्ट्रक्चर है जो डिफरेंट मार्केट स्ट्रक्चर्स, साथ ही साथ प्राइसिंग थ्योरीज, साथ ही साथ हमारी बिजनेस थ्योरीज, साथ ही साथ हमारी प्रॉफिट की थ्योरीज। ये जो चार टॉपिक हैं वो होंगे आपके थर्सडे को कवर, ठीक है। थर्सडे को एक और मैराथन है इकोनॉमिक्स की, तो क्वेश्चन प्लस कंसेप्ट वहां पे होगा। और यहाँ पे क्वेश्चन आपके लिए है, इसका आंसर बता दो। परफेक्ट कॉम्पिटिटिव मार्केट ऐसी मार्केट होती है जहां पे आपके प्रोडक्ट होमोजीनियस हैं, लार्ज नंबर ऑफ बायर्स एंड सेलर्स हैं, आप सिर्फ और सिर्फ प्राइस टेकर हो, इंडस्ट्री प्राइस मेकर है। मोनोपोलिस्टिक कॉम्पिटिटिव मार्केट में सब्स्टिट्यूट्स अवेलेबल होते हैं, लार्ज नंबर ऑफ बायर्स एंड सेलर्स होते हैं, बिल्कुल। यहाँ पे जो प्रोडक्ट हैं वो क्या होते हैं, सब्स्टिट्यूट्स होते हैं, याद रखना, होमोजीनियस नहीं, सब्स्टिट्यूट्स। एंड यहाँ पे जो प्राइस है उसमें डिफरेंस आप कैसे कर सकते हैं, प्रोडक्ट को डिफरेंट बना के। ये इसके कुछ फीचर्स हैं, तो उन्हीं बेसिस पे पूछा हुआ है आपसे। फर्म है ये होमोजीनियस गुड्स बनाती हैं, प्राइजेस इक्वल होते हैं मार्जिनल कॉस्ट के लॉन्ग रन में, लॉन्ग रन प्रॉफिट्स इनके जीरो होते हैं, और प्राइजेस हैं अबव मार्जिनल कॉस्ट रहते हैं लॉन्ग रन में। क्या होगा इसका करेक्ट आंसर?
ए बी सी सारे ऑप्शन आ गए मेरे पास, डी भी दे दो, डी नाराज हो जाएगा। प्राइजेस अबव मार्जिनल कॉस्ट इन लॉन्ग रन, नहीं मैम, हमारे पास जो ये कॉस्ट कब होता है, ए आर एम आर के बराबर होता है, और ये ईडी इंफिनिटी होती है, ठीक है यहाँ पे, और ये प्राइस भी इसी के बराबर होता है। ये है हमारा परफेक्ट कंपटीशन। वेयर एज मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में फ्लैटर होता है, क्योंकि ईडी जो होती है वो ग्रेटर देन 1 होती है, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। एंड यहाँ पे जो पॉइंट होता है ये होता है हमारा ए आर एवरेज रिवेन्यू, और ये होता है हमारा एम आर मार्जिनल रिवेन्यू। इस तरीके के कर्व बनते हैं हमारे पास, ये मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन की बात है। तो यहाँ पे अगर हम बात करें होमोजेनियस प्रोडक्ट, तो ये दोनों चीजें सेम नहीं है, क्योंकि इसमें होमोजेनियस है, इसमें सब्स्टिट्यूट्स हैं। प्राइसेस इक्वल होते हैं मार्जिनल कॉस्ट के लॉन्ग रन में, हाँ इसमें तो हमें देखने को मिलते हैं, पर इसमें नहीं ऐसा देखने को मिलता। लॉन्ग रन प्रॉफिट्स जीरो होते हैं, ये जो बात है ये बिल्कुल सही है मैम। प्रॉफिट जीरो मतलब लॉस नहीं, प्रॉफिट जीरो का मतलब क्या होता है कि यहाँ पे हम नॉर्मल प्रॉफिट अर्न कर रहे हैं। मैम ऐसे कैसे हो सकता है, आप बोल रहे हो प्रॉफिट जीरो और नॉर्मल प्रॉफिट अर्न कर रहे हैं, मतलब नॉर्मल प्रॉफिट अर्न करने का मतलब है कि जो हमारे पास फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन होते हैं उनकी जो फैक्टर कॉस्ट है वो हमारी पूरी निकल रही है। पैसा लगाया कैपिटल, उसके ऊपर आपको ब्याज मिल रहा है, बिल्डिंग है आपकी उसका आपको रेंट मिल रहा है, ठीक है, आपके लेबर हैं उनको वेजेस दी जा रही है, और जो एक पर्सन जो अपना स्पेशलाइजेशन उसमें लगा रहा है, एंटरप्रेन्योर जिसको हम बोल देते हैं, उसको क्या मिल रहा है, उसको यहाँ पे प्रॉफिट मिल जा रहा है। तो जो हमारे पास फैक्टर कॉस्ट होती है वो हम पूरी कर पा रहे हैं, तो हमारे प्रॉफिट्स क्या होते हैं, जीरो होते हैं। इसका मतलब होता है कि हम नॉर्मल प्रॉफिट कमा रहे हैं, कि जो हमारे फैक्टर कॉस्ट हैं उनको पूरा करना, क्योंकि इकोनॉमिक्स में हम क्या लेके चलते हैं, हम इम्प्लिसिट और एक्सप्लिसिट दोनों कॉस्ट को इंक्लूड करते हैं। मैम इम्प्लिसिट और एक्सप्लिसिट क्या होता है, एक्सप्लिसिट कॉस्ट वो कॉस्ट है जो आपको बाहर देनी है, इम्प्लिसिट कॉस्ट वो कॉस्ट है जो आपकी सेल्फ ओन्ड, आपने जो रिसोर्सेज थे उनको इस्तेमाल किया और उस पर क्या अपॉर्चुनिटी कॉस्ट हो सकती थी उसको भी जब आप कंसीडर कर लेते हैं तो वो होती है इम्प्लिसिट कॉस्ट। मान लो मैं एक बिजनेस रन कर रही हूँ और मैंने देखा कि ये बिजनेस में मेरे पास ना क्या पड़ा है, मेरे पास एक बिल्डिंग है, ठीक है, जो मैं अपने बिजनेस में यूज कर सकती हूँ। अब वो मेरी बिल्डिंग अगर मैं उसको किराए पे चढ़ाती तो मेरे को कुछ रेंट मिलता, अब मैं उसको लेट गो कर रही हूँ और अपने बिजनेस में यूज कर रही हूँ। तो इकोनॉमिक्स में बोला जाता है कि जो आपके खुद के रिसोर्सेज हैं, ठीक है, जो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन में आप यूज कर रहे हैं एज अ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, तो उनकी भी जो एसोसिएटेड कॉस्ट है यानी कि अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है, जिस कॉस्ट को आप लेट गो कर रहे हो वो आपके लिए इम्प्लिसिट कॉस्ट बन जाएगी और उसको भी पूरा किया जाता है। तो यहाँ पे हमारे पास ये जो सारे फैक्टर्स होते हैं उनकी फैक्टर कॉस्ट पूरी होती है, इसीलिए प्रॉफिट जीरो होने पे भी नॉर्मल प्रॉफिट मिलता है, ठीक है, प्रॉफिट जीरो होने पे भी नॉर्मल प्रॉफिट मिलता है। एंड यस, हम लॉन्ग रन में नॉर्मल प्रॉफिट कमाते हैं, कहाँ, परफेक्ट कंपटीशन में और मोनोपोलिस्टिक में। मोनोपोली में लॉन्ग रन में सुपर नॉर्मल प्रॉफिट कमाए जाते हैं, मतलब इनसे ज्यादा हमें पैसा मिलता है, जो हमारे फैक्टर कॉस्ट है उसको पूरा करने के बाद भी हमारे पास पैसा बच जाता है। तो ये चीज ध्यान रखनी है। और प्राइसेस अबव मार्जिनल कॉस्ट होते हैं, ऐसा नहीं है, हाँ हम एमसी मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में तो देख सकते हैं ऐसा, बट परफेक्ट कंपटीशन में ऐसा नहीं होता, इसीलिए ये पॉइंट भी नहीं आएगा। आंसर विल बी ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। यहां से मैंने आपको 3 कंसेप्ट बताए हैं, इम्प्लिसिट कॉस्ट, एक्सप्लिसिट कॉस्ट, यहां से पेपर में आ रखा है क्वेश्चन, और यहाँ पे आता है इम्प्लिसिट कॉस्ट, एक्सप्लिसिट कॉस्ट इकोनॉमिक कॉस्ट बनाता है। अब जो टोटल हमें रिवेन्यू मिला उसमें से इकोनॉमिक कॉस्ट को माइनस कर दो तो इकोनॉमिक प्रॉफिट आपको देखने को मिलता है। क्वेश्चन बनता है कि आपका इकोनॉमिक प्रॉफिट कम होता है अकाउंटिंग प्रॉफिट से, क्या ये बात सही है, इज इट ट्रू और फॉल्स? आंसर होता है बिल्कुल सही बात है। क्यों? क्योंकि अकाउंटिंग प्रॉफिट में सिर्फ और सिर्फ एक्सप्लिसिट कॉस्ट को लिया जाता है, वेयर एज इकोनॉमिक प्रॉफिट में इम्प्लिसिट और एक्सप्लिसिट कॉस्ट दोनों ली जाती हैं, जिसकी वजह से हमारी इकोनॉमिक कॉस्ट ज्यादा आती है। रिवेन्यू में से इकोनॉमिक कॉस्ट ज्यादा माइनस करेंगे तो इकोनॉमिक प्रॉफिट हमारा कम बचता है। पेपर में क्वेश्चन आ रखा है, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको सॉल्व करिए। इसमें कंफ्यूज नहीं होना, नहीं नहीं नहीं, होमोजीनियस नहीं है। एक मिनट, इस क्वेश्चन को बाद में करना, इसको समझो। हमारा जो मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन है ना, हमारा जो मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन है, इसका एक स्पेशल फीचर जो है वो क्या है, इसका एक स्पेशल फीचर है अपने प्रोडक्ट को हाई रेट पे बेचने के लिए मार्केट पावर एक कंसेप्ट आता है। मार्केट पावर एक कंसेप्ट होता है। मार्केट पावर का मतलब क्या है कि आप एक डव है वो भी एक सोप बना रहे हैं, डेटोल वाले भी बना रहे हैं,
ठीक है, संतूर भी एक सोप है, ठीक है, अलग अलग सोप्स हैं, सब्स्टिट्यूट्स हैं, एक दूसरे की जगह पे यूज हो सकती हैं। फिर क्यों डव ज्यादा प्राइस चार्ज कर रहा है अपने कॉम्पिटिटर से? क्योंकि उसके पास मार्केट पावर है। ये मार्केट पावर कैसे आती है? मार्केट पावर आती है मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में उसके एक स्पेशल फीचर से, और वो स्पेशल फीचर क्या है? प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन। प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन। जो परफेक्ट कंपटीशन है ना, इसमें होमोजेनियस प्रोडक्ट होते हैं, जैसे कि गेहूं, कहीं से भी ले लो, ठीक है, ये वाले जो प्रोडक्ट होते हैं ना अनाज मंडी में जो बिकते हैं, वो हमारी चीजें होमोजेनियस में आती है। यहाँ पे हम क्या करते हैं? यहाँ पे हम करते हैं ब्रांडिंग। तो जब हम करते हैं ब्रांडिंग तो हम अपने प्रोडक्ट को डिफरेंट दिखा रहे हैं दूसरों के प्रोडक्ट से, और इसी कारण से हमारे पास आती है मार्केट पावर कि हम अपने प्रोडक्ट को हाई प्राइस पे बेच सकते हैं जबकि डिफरेंट सब्स्टिट्यूट्स अवेलेबल हैं। ठीक है, ये पॉइंट आपको ध्यान में रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसको सॉल्व करिए। प्राइस जो है गुड का वो चेंज हो रहा है, बट बाकी सारी चीजें जो इन्फ्लुएंस कर सकती हैं सप्लायर की प्लान्ड सेल्स को वो कांस्टेंट हैं। तो यहां पे क्या होगा? डोंट वरी, आपको मिलेगा ना जब नेक्स्ट मैराथन, वो सारी चीजें भी आपकी क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, वो कंसेप्ट पूरा मैराथन है जो मैंने प्लान किया। इफ द प्राइस ऑफ अ गुड चेंजेस, मतलब प्राइस चेंज हो रहा है। हम बात करते हैं फैक्टर्स अफेक्टिंग डिमांड। तो यहाँ पे होता है प्राइस ऑफ अ गुड, प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड, इनकम ऑफ बायर, टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस और फ्यूचर एक्सपेक्टेशंस। ठीक है, इंडिविजुअल डिमांड की बात होती है, और जब मार्केट डिमांड होती है तो इसमें ये 5 चीजें तो होंगी, ये सारी चीजें तो होंगी, प्लस इसमें आ जाता है साइज और डिस्ट्रीब्यूशन, इनकम का डिस्ट्रीब्यूशन, ये चीजें होती हैं। अब ये बोल रहा है सिर्फ प्राइस चेंज हो रहा है, बाकी सारी चीजें कांस्टेंट है, मतलब सेरिटस पेरिबस। तो यहाँ पे होगा क्या? रोटेशन होगा इनिशियल सप्लाई कर्व का अराउंड द इनिशियल प्राइस। न्यू सप्लाई कर्व हो जाएगा राइट साइड, मतलब शिफ्ट हो जाएगा। ठीक है, ऐसे होगा, ऐसे तो नहीं हो सकता, ये तो मैम जब प्राइस सेम रहता है तब रहता है। न्यू सप्लाई कर्व लेफ्ट में आएगा, मतलब पीछे चला जाएगा, ये भी नहीं हो सकता क्योंकि ये तो हमारा जब प्राइस के अलावा कोई चेंज आता है तब होता है। और यहाँ पे मूवमेंट अलोंग द सप्लाई कर्व होगा या रोटेशन होगा इनिशियल सप्लाई कर्व का अराउंड द इनिशियल प्राइस। इन दोनों में से बताओ क्या इसका करेक्ट आंसर हो सकता है? आंसर मेरे पास आ रहा है ऑप्शन नंबर डी। तो मैम हम दो चीज पढ़ते हैं, एक पढ़ते हैं हम मूवमेंट और एक पढ़ते हैं शिफ्ट। ठीक है, रोटेशन ऑफ इनिशियल सप्लाई कर्व अराउंड द इनिशियल प्राइस, ये तो मूवमेंट में ही होगा ना कि आप आगे रोटेट करोगे या पीछे रोटेट करोगे, मींस एक्सटेंशन होगा या कॉन्ट्रैक्शन होगा, तो इसको बोला जाता है मूवमेंट अलोंग द सप्लाई कर्व। हमारे पास डिमांड कर्व होता है, हमारे पास सप्लाई कर्व होता है, हम बायर हैं तो डिमांड कर्व, सेलर हैं तो सप्लाई कर्व। तो यहाँ पे जब सप्लाई कर्व इधर से इधर या इधर से इधर मूव कर रहा है या डिमांड कर्व नीचे से ऊपर, ऊपर से नीचे जा रहा है, तो ये होता है ड्यू टू प्राइस चेंज, कि प्राइस में चेंज होने से आपने कितना चेंज लाया, किसमें? क्वांटिटी डिमांडेड और क्वांटिटी सप्लाइड में, एज पर डिमांड कर्व और सप्लाई कर्व। तो यहाँ पे बात हो रही थी सप्लाई की, तो सप्लाई कर्व में क्या होता है? डायरेक्ट रिलेशन होता है प्राइस और क्वांटिटी सप्लाइड में। जितना ज्यादा प्राइस उतना ज्यादा आप सप्लाई करते हैं, जितना कम प्राइस उतना कम आप सप्लाई करते हैं। तो प्राइस में चेंज आया है, ठीक है, बट बाकी सारी चीजें सेम है। तो ऑब्वियस सी बात है जो आप सप्लाई करोगे क्वांटिटी उसमें चेंज आएगा, बट वो चेंज हमें मूवमेंट के अकॉर्डिंग दिखाई देगा। तो मूवमेंट में हमारा डिमांड कर्व और सप्लाई कर्व जो होते हैं वो सेम रहते हैं, शिफ्ट में चेंज होते हैं। तो यहाँ पे ए नहीं, ठीक है, ए में क्या था? इनिशियल सप्लाई कर्व है, उसके इनिशियल प्राइस के अराउंड रोटेट करेगा, नहीं, प्राइस भी तो चेंज हो रहा है ना, और फिर उसके रिस्पेक्ट में सप्लाई है जो चेंज हो रही है। तो आंसर विल बी ऑप्शन नंबर डी। वेरी गुड, सबने आंसर सही दिया है लगभग। इस क्वेश्चन को सॉल्व करिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। हाँ, मूवमेंट मतलब एक्सटेंशन कॉन्ट्रैक्शन, बिल्कुल। When a goods in a domestic market are sold at a high price in the foreign market, sold at a high
when a goods in domestic market are sold at a high price and in the foreign market at a low price, it is a situation of। बहुत ही इंपॉर्टेंट सा टॉपिक है हमारा। तो सबको आता है इसका आंसर मैम, डंपिंग होता है ये तो ठीक है, बिल्कुल सही बात है। अब मुझे ये बताओ डंपिंग क्यों करते हैं, वाई? अब मैंने एक अपना बिजनेस स्टार्ट कर रखा है, अपनी कंट्री में मैं महंगे रेट पे बेच रही हूँ, दूसरी कंट्री में मैं सस्ते रेट पे बेच रही हूँ, वाई? आंसर डंपिंग है, बिल्कुल सही बात है। बट क्यों की जाती है डंपिंग? ऑब्जेक्टिव्स क्या है डंपिंग के? हाँ बिल्कुल दिशा, प्राइस के अलावा अगर कोई फैक्टर्स होंगे उनकी वजह से जो चेंज आएगा वो शिफ्ट आएगा, राइटवर्ड और लेफ्टवर्ड दोनों, फॉरवर्ड और बैकवर्ड भी इसको बोल सकते हैं। बट जब अलोंग द डिमांड कब मूवमेंट होगी या अलोंग द सप्लाई कब मूवमेंट होगी, वो सिर्फ प्राइस चेंज की वजह से होता है। स्टॉक ज्यादा होगा सेल्स बढ़ाने के लिए, स्मॉल इंडस्ट्री बंद, फॉरेन मार्केट में नाम करने के लिए, ज्यादा से ज्यादा फॉरेन करेंसी लेने के लिए, फॉरेन मार्केट को कैप्चर करने के लिए, टू गेट रिड ऑफ स्टॉक्स, मतलब स्टॉक ज्यादा है उसको कम करने के लिए, इंक्रीज मार्केट शेयर इन फॉरेन ऑल्सो, कंपटीशन को खत्म करने के लिए। अच्छा, कंपटीशन को खत्म करने के लिए यू आर सेलिंग योर प्रोडक्ट एट हाई प्राइस इन योर कंट्री एंड सेलिंग एट लो प्राइस इन अदर कंट्री। इकोनॉमिक सेंस में आंसर दो भाई। देखो यहाँ पे क्या है, एक आंसर आया कि कंपीट करना है, बिल्कुल सही बात है। फॉरेन मार्केट में कंपीट करोगे तो पहले ही जाके ये नहीं बोल सकते कि हाँ हम हैं बहुत बढ़िया ब्रांड, कोई नहीं खरीदेगा। मार्केट में अपनी जगह बनानी है तो वहां पे ऑलरेडी बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं, तो आपको थोड़ा सस्ते में सामान है जो देना पड़ेगा। ऑब्वियसली आप नए एंटर किए हो, ठीक है, और एक पूरी वेल एस्टेब्लिश मार्केट में एंटर कर रहे हो, फॉरेन मार्केट में एंटर कर रहे हो, तो प्राइस थोड़ा सस्ता रखना पड़ेगा, ठीक है, ये बात सही है। फिर इसके बाद अपने प्रोडक्ट को थोड़ा फेमस करना या अपने प्रोडक्ट की डिमांड क्रिएट करने के लिए, ये बात भी सही है। आपके पास स्टॉक ज्यादा हो गया, उसको रिड ऑफ करना है, ये बात भी सही है, ये भी हमारे पास होता है, स्पॉडिक डंपिंग इसको बोलते हैं, ठीक है, टू गेट रिड ऑफ योर स्टॉक। और एडवांटेज लेना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जो मैं एक पॉइंट सुनना चाह रही थी आप लोगों से, वो पॉइंट क्या है? वो पॉइंट है मैम कि जब इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड अलग अलग होती है ना हमारे प्रोडक्ट की, तब हम डंपिंग के माध्यम से ही अपने प्रोडक्ट को बेच सकते हैं। मतलब क्या है मैम? देखो ये होम कंट्री है मेरी और एक है मेरी फॉरेन कंट्री। मेरी होम कंट्री में इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या है? इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है लेस देन 1। मैम ये इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड लेस देन 1 का मतलब क्या है? इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड लेस देन 1 का मतलब है कि भाई आप अपने प्रोडक्ट के प्राइस में चेंज लाते हो तो क्वांटिटी डिमांडेड में बहुत कम चेंज आता है। सबसे बेसिक फॉर्मूला होता है इलास्टिसिटी का, वो क्या होता है? चेंज इन परसेंटेज चेंज इन प्राइस लीड्स टू परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड। तो जब प्राइस में ज्यादा चेंज आए, क्वांटिटी डिमांडेड में कम चेंज आए, तो हमारी इलास्टिसिटी लेस देन 1 होती है। मतलब आप क्या करते हैं, आप प्राइस कम करो तो भी क्वांटिटी डिमांडेड में कुछ ज्यादा इंक्रीज नहीं होता, ठीक ठीक सा इंक्रीज आता है, थोड़ा इंक्रीज आता है। और जब प्राइस को आप बहुत ज्यादा बढ़ा दो तब भी क्वांटिटी डिमांडेड में ज्यादा फर्क नहीं आता, थोड़ी सी ही क्वांटिटी डिमांडेड कम होती है। तो अब मेरी कंट्री में इलास्टिसिटी लेस देन 1 है, तो मैं एज अ प्रोड्यूसर, एज अ बिजनेसमैन क्यों ये अपॉर्चुनिटी लूज करूं कि मैं अपनी कंट्री में सामान को सस्ते में बेचूं? कोई भी नहीं चाहेगा, कोई भी नहीं चाहेगा। बट मैंने ये देखा कि अब सामान जो है वो ज्यादा हो रहा है, ठीक है, तो मेरे को दूसरे देश में बेचना पड़ेगा, अपनी कंट्री में नहीं हो रहा, उतनी खपत ही नहीं हो रही। और मैंने ये देखा कि जो फॉरेन कंट्री है उसमें इलास्टिसिटी मोर देन 1 है। मतलब अगर आप प्राइस में चेंज करोगे तो क्वांटिटी डिमांडेड पे बहुत फर्क पड़ेगा। तो यहाँ पे जो हमारा बिजनेसमैन है वो क्या करता है, क्योंकि परसेंटेज चेंज इन प्राइस जो है उससे आप थोड़ा चेंज करते हो तो परसेंटेज चेंज इन डिमांड पे बहुत फर्क पड़ता है। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, अपने प्रोडक्ट को दूसरी कंट्री में क्या कर देते हैं, कम रेट पे बेचते हैं।
जिससे क्या होता है, हमारी क्वांटिटी डिमांडेड बढ़ती है। प्राइस कम करने से क्वांटिटी डिमांडेड बढ़ती है, तभी जो है हम डंपिंग करते हैं। ठीक है, ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। तो यहां पे जब इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड हमारी क्या होती है, हमारी कंट्री में क्या है, कम है, फॉरेन कंट्री में ज्यादा है, तो हम इस चीज का यूज करते हैं। रिवर्स डंपिंग में ऐसा होता है, अपनी कंट्री में सामान सस्ते पे बेचते हो, दूसरी कंट्री में महंगे पे बेचते हो, वो रिवर्स डंपिंग होता है। मैं रिवर्स डंपिंग की बात नहीं कर रही, मैं डंपिंग इकोनॉमिक सेंस में आपको यहां पे बता रही हूं। ठीक है, ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। ठीक है, ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। बाकी जितने भी आपने आंसर दिए सब सही थे, बट एक वो होता है ना कि डिस्टिंक्टिव आंसर जो इकोनॉमिक्स को थोड़ा सा यहाँ पे दिखा रहा है कि हाँ इकोनॉमिक्स में ये चीज हम पढ़ रहे हैं, वो ये इलास्टिसिटी वाला पॉइंट है जो हमारा रहता है। तो जब हमारे पास डिफरेंट इलास्टिसिटी होती है डिफरेंट मार्केट में, उसका बेनिफिट लेने के लिए भी हम क्या करते हैं, हम डंपिंग करते हैं। ठीक है, चलिए कोई डाउट है तो पूछ लेना, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन आपके सामने, अ कमोडिटी इज यूज्ड फॉर मल्टीपल पर्पसेस। एक कमोडिटी को जब एक से ज्यादा पर्पस के लिए यूज किया जाता है, उसकी डिमांड को क्या बोला जाता है, ज्वाइंट, कंपोजिट, डायरेक्ट या ऑटोनोमस? यहाँ पे आंसर आ रहा है ऑप्शन नंबर बी, जो कि बिल्कुल सही है। जब एक चीज मल्टीपल पर्पस के लिए ली जाती है उसको कंपोजिट डिमांड बोलते हैं। जब एक चीज के लिए दो से ज्यादा चीजें चाहिए उसको जॉइंट डिमांड बोलते हैं। जब एक चीज को डायरेक्टली कंज्यूम करके आपकी डिमांड, आपको सेटिस्फेक्शन मिल जाती है, दैट इज डायरेक्ट डिमांड। की भूख लगी है, पिज्जा खाना है, तो वो डायरेक्ट डिमांड है। ठीक है, ऑटोनोमस डिमांड क्या होती है, कोई बता सकता है? व्हाट डू मीन बाय ऑटोनोमस डिमांड? हाँ, मिल्क इसका एग्जाम्पल है कंपोजिट डिमांड का। ऑटोनोमस डिमांड, ऑटोनोमस डिमांड होती है कि जब एक प्रोडक्ट की डिमांड है इंडिपेंडेंट है दूसरे प्रोडक्ट की डिमांड से। व्हेन डिमांड ऑफ प्रोडक्ट इज इंडिपेंडेंट ऑफ द डिमांड ऑफ अदर गुड्स। ठीक है, ये ऑटोनोमस डिमांड में कवर होती है। चलिए अभी हमारे पास हमने एक क्वेश्चन किया था ना डंपिंग वाला, इसको थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। हमारे पास अलग अलग टाइप्स की डंपिंग होती है। वी हैव डिफरेंट 4 टाइप्स। एक होता है स्पॉडियक डंपिंग, एक होता है परसिस्टेंट, एक होती है हमारे पास प्रीडेटरी, एक होती है हमारे पास रिवर्स। तो मुझे फटाफट बताओ इनका मतलब क्या है, कीवर्ड्स ही बता दो बेशक। जैसे स्पॉडियक है, टू गेट रिड ऑफ एक्सेस स्टॉक। जब हमारे पास एक्सेस स्टॉक हो जाता है तो उससे बचने के लिए, उसको खत्म करने के लिए हम क्या करते हैं, हम दूसरी कंट्री में बेच देते हैं सस्ते में। अपनी में कंट्री में क्यों नहीं बेचते, इससे वैल्यू कम होती है। ठीक है, इससे वैल्यू कम होती है। परसिस्टेंट डंपिंग और प्रीडेटरी डंपिंग और रिवर्स डंपिंग। रिवर्स डंपिंग में क्या होता है, डिफरेंस इन इलास्टिसिटी, और यहां पे जो आपका होम कंट्री होती है वहां पे इलास्टिसिटी क्या होती है, ग्रेटर देन 1, और जो हमारी फॉरेन कंट्री होती है वहां पे इलास्टिसिटी क्या होती है, लेस देन 1। तो यहां पे हम क्या करते हैं, फॉरेन कंट्री में ज्यादा रेट पे बेचते हैं, अपनी कंट्री में कम रेट पे बेचते हैं सामान को, ये रिवर्स डंपिंग है। परसिस्टेंट और प्रीडेटरी डंपिंग ये क्या होती है, अभी डाउट आया इसलिए मैं बता नहीं रही, आपसे पूछना चाह रही हूं कि क्या होता है परसिस्टेंट और प्रीडेटरी। नाम से ही पता लग रहा है, प्रीडेटरी मतलब होता है, प्रीडेटर कौन होते हैं, शिकार करना, है ना। तो यहाँ पे प्रीडेटरी डंपिंग में क्या किया जाता है, शिकार किया जाता है, किनका, जो कंट्रीज में कंपनीज ऑपरेट कर रही हैं। कौन सी कंपनीज, ये बताओ।
ये डंपिंग वाला टॉपिक यूनिट नंबर 1 में भी इंपॉर्टेंट है एंड साथ ही साथ यूनिट नंबर 4 में भी इंपॉर्टेंट है, और यूनिट नंबर 3 में, सॉरी, इकोनॉमिक्स। प्राइस रिड्यूस टू एलिमिनेट कॉम्पिटिटर। यस, प्रीडेटरी डंपिंग में क्या होता है, प्राइस को कम किया जाता है सो दैट हम कंपटीशन को खत्म कर सकें। ठीक है, तो यहां पे क्या होता है, जो हमारी डोमेस्टिक हम बोल सकते हैं कंपनीज हैं, या ऐसी कंपनीज जिनका शेयर बहुत कम है, उनका यहाँ पे बिल्कुल कंपटीशन उनकी साइड से बिल्कुल खत्म कर दे। हमारे पास शेयर ज्यादा है, हम कॉस्ट से भी कम प्राइस पे क्या करते हैं, प्रोडक्ट सेल करते हैं, सो दैट क्या हो जाए, सो दैट जो कंपटीशन है वो खत्म हो जाए और हम वहां पे अपना एक प्रॉपर प्लेस एस्टेब्लिश कर ले। परसिस्टेंट क्या होता है, परसिस्टेंट होता है टिकाऊ, टिकने वाला। तो परसिस्टेंट का मतलब क्या होता है, जो लंबे समय तक चले, जो ओवर द टाइम परसिस्ट करे। तो ये किस वजह से आते हैं, परसिस्टेंट डंपिंग में ना हम क्या करते हैं, हमारी जो फिक्स्ड कॉस्ट है वो अपनी होम कंट्री में ही पूरे करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, और फिर फॉरेन कंट्री में हम क्या करते हैं, कम करते हैं, तो कम प्राइस पे सेल आउट कर देते हैं। तो परसिस्टेंट डंपिंग में होता क्या है, when there is constant demand of product in foreign country, तो हम कॉन्स्टेंटली क्या करते हैं, अपना जो सामान है वो बेचते हैं, सेल आउट करते हैं फॉरेन कंट्री में लो प्राइस पे। ठीक है, परसिस्टेंट डंपिंग में क्या होता है, परसिस्टेंट डंपिंग में इसमें भी हम क्या करते हैं, अपना जो कंपटीशन है उसको कम ही करने की कोशिश करते हैं, कंपटीशन को कम करते हैं बाय सेलिंग बिलो कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस से भी कम पे सेल करके कंपटीशन को खत्म करते हैं। और प्रीडेटरी में भी मेन फीचर प्रीडेटरी का तो यही होता है कि जहां पे एलिमिनेट करना है कंपटीशन को, पर यहाँ पे हम क्या करते हैं, परसिस्टेंट में जो फॉरेन में हमारा कंपटीशन है ना उसको खत्म करते हैं कॉस्ट प्राइस से कम पे सेल करके, क्योंकि हमारे प्रोडक्ट की डिमांड जो है वो बहुत ज्यादा है हमारी मार्केट में। ठीक है, और अपनी खुद की कंट्री में हाई प्राइस पे प्रोडक्ट को बेचते हैं कि जो हमारा फिक्स्ड कॉस्ट का खर्चा होता है ना, फिक्स्ड कॉस्ट, ये तो हम होम कंट्री से पूरा करते हैं। ठीक है, और सिर्फ वेरिएबल कॉस्ट पे फॉरेन कंट्री में सामान को बेचते रहते हैं, ये चीज यहां पे रहती है। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको सॉल्व करिए। थोड़ा फास्टली करते हैं अभी क्वेश्चंस को। ठीक है, अंजलि जी क्लास चलेगी जब तक क्वेश्चन चलेंगे, तो अभी मैं तो क्वेश्चन काफी सारे लाई थी, तो 3 घंटे की तो क्लास रहेगी ना, अभी 1 घंटा हुआ है। मार्केट रिसर्च इज इंक्लूडेड अंडर द फील्ड ऑफ बिजनेस इकोनॉमिक्स, विच ऑफ द फॉलोइंग सब्जेक्ट्स आर स्टडीड अंडर मार्केट रिसर्च। अब यहाँ पे जब हम बात करते हैं इकोनॉमिक्स की, तो हम बात करते हैं कि भाई बिजनेस इकोनॉमिक्स में हम वो टूल्स, टेक्निक्स एंड थ्योरीज का यूज करते हैं जो एक पर्सन को बिजनेस रन करने में हेल्प करती हैं। ठीक है, तो हम मार्केट रिसर्च भी करते हैं, दैट इज वेरी वेरी ऑब्वियस, क्योंकि मार्केट रिसर्च नहीं करोगे तो क्या प्रोडक्ट लाओगे और क्या बेचोगे। मार्केट रिसर्च में क्या स्टडी किया जाता है ये आपसे पूछा जा रहा है। एडवर्टाइजिंग एंड सेल्समैनशिप, टैक्सेशन पॉलिसी एंड लेबर पॉलिसी, लॉ ऑफ डिमांड एंड डिफरेंशियल डिमांड, कंज्यूमर डिजायर एंड कंज्यूमर सेविंग्स। देखो बहुत आसान क्वेश्चन है। मार्केट रिसर्च हम बेसिकली कहां पढ़ते हैं, मार्केट रिसर्च हम ज्यादा पढ़ते हैं मार्केटिंग मैनेजमेंट में, क्योंकि सबसे पहला स्टेप है अपने प्रोडक्ट को लाने के लिए। तो आंसर आप ए दे रहे हो, जो कि क्या है, बिल्कुल गलत, इसका डी आंसर होगा। बिजनेस इकोनॉमिक्स में हम मार्केट रिसर्च पढ़ते हैं, तो मार्केट रिसर्च में क्या पढ़ोगे, एडवर्टाइजिंग एंड सेल्समैनशिप। एक स्कोप, एक एरिया है मार्केट रिसर्च बिजनेस इकोनॉमिक्स का,
तो उसमें हम पढ़ते हैं एडवर्टाइजिंग एंड सेल्समैनशिप। ठीक है, मार्केट रिसर्च में एडवर्टाइजिंग एंड सेल्समैनशिप पढ़ा जाता है। ए नहीं, आंसर विल बी ऑप्शन नंबर डी। कंज्यूमर डिजायर और कंज्यूमर सेविंग, ये बात तो ठीक है, चलो इकोनॉमिक्स में हम यही देखते हैं कि जो कंज्यूमर है उसका क्या डिजायर है। क्या सिर्फ डिजायर देखा जाता है? डिजायर, एबिलिटी टू पे और विलिंगनेस टू पे, ये डिमांड बनता है। ठीक है, इन तीनों चीजों से डिमांड बनती है। तो यहाँ पे ये पॉइंट सही नहीं है, आंसर इसका ऑप्शन नंबर डी होगा, क्योंकि यहाँ पे मार्केट रिसर्च की बात है जो कर रखी थी। क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना, क्वेश्चन थोड़े अलग है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अ फर्म शुड अडैप्ट द प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन ऑब्जेक्टिव फॉर विच वन ऑफ द फॉलोइंग रीजन। फर्म चाहती है प्रॉफिट मैक्सिमाइज हो, कारण क्या है उसका? Where the manager of the firm is the owner of the firm, in perfectly competitive industry where there are many firms, under monopoly, for all of the above reasons. ऑल आउट हो गए पिछले क्वेश्चन में तो सारे के सारे। बी और सी। अब मैम आपने बोला कि क्वेश्चन थोड़े अच्छे हैं तो ध्यान से पढ़ना। अब ऑल ऑफ दी अबव पे तो हमारी हिम्मत ही नहीं हो रही आंसर करने की, है ना, कि ऑल ऑफ दी अबव रीजन तो नहीं हम बता पाएंगे अब। तो आंसर बी ले लो, सी ले लो, हैं। इसका जो आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर डी। आपका फेवरेट ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है। देखो, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन ऑब्जेक्टिव होता है क्या? बिल्कुल होता है। ये प्रॉफिट की एक थ्योरी भी है, जहां पे हम कोशिश करते हैं कि हम प्रॉफिट को ज्यादा से ज्यादा मैक्सिमाइज कर पाए, जितना कम से कम कॉस्ट में हमारा प्रोडक्ट बन सकता है वो, और जितना ज्यादा से ज्यादा में बिक सकता है वो। तो आप प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करने की बात करते हैं, तो यहाँ पे जो मैनेजर है अगर वो ओनर होगा तो चाहेगा ही ना, ओनर होगा तो सारा पैसा उसके पास ही जाएगा, ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट आएगा, मेरे पास आएगा प्रॉफिट, तो प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन होना चाहिए। परफेक्टली कंपेटिटिव इंडस्ट्री है जहां पे बहुत सारी फर्म्स हैं, तो यहाँ पे बहुत सारी फर्म है परफेक्टली कंपेटिटिव इंडस्ट्री में, तो यहाँ पे भी हम प्रॉफिट मैक्सिमाइज करना चाहेंगे। बिल्कुल हर जगह करना चाहेंगे, आप मोनोपोली हो, मोनोपोलिस्टिक हो, परफेक्ट कंपटीशन हो, या आप ओलिगोपोली हो, हमेशा प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन तो आप करना चाहोगे ही, और मोनोपोली में भी, परफेक्ट कंपटीशन में भी, सारी जगह यहाँ पे प्रॉफिट मैक्सिमाइज होता है। तो सारे रीजंस हैं कि एक फर्म जो है वो प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन ऑब्जेक्टिव लेके चलती है। ठीक है, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन ऑब्जेक्टिव लेके चलती है। तो आंसर विल बी ऑप्शन नंबर डी। 50% जनता ने डर के मारे डी आंसर नहीं दिया, बट ध्यान से पढ़ो हर चीज को, बेसिक्स को क्लियर रखो। प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन गोल होता है क्या? बिल्कुल होता है, और हर एक फर्म का होता है। तो यहाँ पे आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। आगे देखिए, जब कमोडिटी की प्राइस इलास्टिसिटी जो है वो क्या है? डिमांड ज्यादा इलास्टिक है, डिमांड ज्यादा इलास्टिक है, मतलब इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज मोर देन 1 मोनोपोली फर्म में। तो प्राइस कैसे रखे जाएंगे? लो प्राइस, हायर प्राइस, प्राइस में कोई चेंज नहीं आएगा, और एक स्टेबल प्राइस मेंटेन किया जाएगा। अब मैम मोनोपोली में तो हमने पढ़ा हुआ है, मोनोपोली अकेला बन रहा है, जितना मर्जी प्राइस चाहे चार्ज कर सकता है, पर शॉर्ट टर्म में उसको लॉसेस भी होते हैं। हाँ, ये भी पढ़ा है। और सुपर नॉर्मल प्रॉफिट लॉन्ग रन में होते हैं, नॉर्मल प्रॉफिट्स भी होते हैं, लॉसेस भी होते हैं, और सुपर नॉर्मल प्रॉफिट भी होते हैं शॉर्ट रन में। तो मैम लॉसेस कैसे हो जाते हैं? तो यहाँ पे एक कंसेप्ट आता है मोनोपोली फर्म का ही, कि जो मोनोपोलिस्ट है ना वो अपनी इच्छा के अनुसार प्राइस चार्ज कर सकता है, ऐसा नहीं है। मोनोपोलिस्ट कैन चार्ज एनी प्राइस ऑफ हिज और हर चॉइस? नो, गलत बात है। तो जब इलास्टिसिटी प्रोडक्ट की क्या है? मोर देन 1 है। इलास्टिसिटी मोर देन 1 होने का मतलब कि प्राइस में चेंज लाओगे, क्वांटिटी डिमांडेड में क्या आएगा? बहुत बड़ा चेंज आएगा, जितना प्राइस में चेंज आया उससे ज्यादा चेंज आएगा।
तो यहां पे क्या करता है, मोनोपोलिस्ट भी प्राइस को कम चार्ज करता है। मोनोपोलिस्ट भी प्राइस को क्या करता है, कम चार्ज करता है टू गेट मोर रिवेन्यू बाय सेलिंग मोर यूनिट्स। तो आंसर इज ऑप्शन नंबर ए। हायर प्राइस चार्ज करेगा तो लोग डिमांड कम कर देंगे, ठीक है। डज नॉट अफेक्ट द प्राइस, ऐसा नहीं होता, क्योंकि इलास्टिसिटी का फर्क तो पड़ेगा, और मोर इलास्टिक है तो लो प्राइस आपको सेट करना पड़ेगा। क्योंकि जब हम बात करते हैं शॉर्ट रन की, तो एक मोनोपोलिस्ट को लॉसेस भी होते हैं। सुपर नॉर्मल प्रॉफिट तो वो कमाता है, वो तो लॉन्ग रन में भी कमाएगा, क्योंकि उसके पास एक पावर है कि वो अकेला एक पर्सन है मार्केट में, तो उसके पास पावर है कि वो ज्यादा प्राइस चार्ज कर सकता है। पर जितना वो चाहे उतना कर सकता है ऐसा नहीं होता, क्योंकि एक जो प्रोडक्ट है उसका एक टाइप होता है, दूसरी चीज उसकी इलास्टिसिटी होती है। तो जो एक प्रोडक्ट है अगर वो बहुत ज्यादा जरूरी है, उसके लिए तो हम प्राइस है जो पे करते हैं, बट अगर एक प्रोडक्ट अगर सिर्फ कि उसका कोई सब्सटीट्यूट नहीं है तो उसकी डिमांड ज्यादा ही होगी, ऐसा जरूरी नहीं होता। इसीलिए यहाँ पे भी लो प्राइस सेट किया जाता है, किसके द्वारा, मोनोपोलिस्ट के द्वारा। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो, ठीक है, कोई नहीं, गलत होना चाहिए। सारे अगर 100 में से 100 ले आओगे, फिर टीचर का क्या इंपॉर्टेंट रोल रहेगा, फिर तो सारे प्रो हो जाओगे, फिर मेरी क्लास में कौन आएगा। आपके क्वेश्चन गलत होने चाहिए, तभी तो क्वेश्चन लेके आई हूं कि 2-4 क्वेश्चन तो गलत करो। क्वेश्चन गिनते रहना, कितने क्वेश्चन सही कर रहे हो और कितने गलत कर रहे हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, कौन सी स्टेटमेंट यहां पे ट्रू है। लॉन्ग रन में जो मोनोपोलिस्ट होता है वो शॉर्ट रन इक्विलिब्रियम अचीव कर लेता है इन लॉन्ग रन। देयर इज नो शॉर्ट रन इक्विलिब्रियम इन मोनोपोलिस्ट इक्विलिब्रियम इन द लॉन्ग रन। इन द लॉन्ग रन मोनोपोलिस्ट सफर अ लॉस इन केस ऑफ राइजिंग कॉस्ट। इन द लॉन्ग रन द मोनोपोलिस्ट अर्न नॉर्मल प्रॉफिट। कौन सी स्टेटमेंट सही है बतानी है। देखो एक स्टेटमेंट तो अभी अभी हमने डिस्कस की कि नॉर्मल प्रॉफिट होते हैं, सुपर नॉर्मल प्रॉफिट होते हैं, लॉसेस होते हैं शॉर्ट रन में, लॉन्ग रन में सुपर नॉर्मल प्रॉफिट्स होते हैं। इसका आंसर क्या होगा। डी और सी। अरे फॉल्स पूछा है, फॉल्स। नॉर्मल प्रॉफिट नहीं, सुपर नॉर्मल प्रॉफिट कमाता है ना लॉन्ग रन में तो मोनोपोलिस्ट। हाय राम, ये बात तो बिल्कुल सही नहीं लगी मुझे। डी वाले तो क्वेश्चन ध्यान से पढ़ ही नहीं रहे हैं, बस आंसर दे रहे हैं। वेरी बैड। ट्रू पूछा है, ट्रू। मोनोपोलिस्ट अगर नॉर्मल प्रॉफिट कमाएगा लॉन्ग रन में भी, तो मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन और परफेक्ट कंपटीशन भी तो वही कर रहे हैं, फिर इसका फायदा क्या हुआ एकाधिकार होने का। व्हाट इज द बेनिफिट ऑफ बीइंग मोनोपोलिस्ट अगर उसने नॉर्मल प्रॉफिट ही कमाना है लॉन्ग रन में भी। दिस इज वेरी बैड। डी बिल्कुल गलत आंसर है। इसका जो आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर ए। जो सही स्टेटमेंट है वो आपको बतानी थी। तो लॉन्ग रन में जो मोनोपोलिस्ट है वो अचीव करता है शॉर्ट रन इक्विलिब्रियम। ये बात जो है वो यहाँ पे बिल्कुल सही है, ठीक है मैम। ये शॉर्ट रन इक्विलिब्रियम देखो, शॉर्ट रन में हमारे पास क्या होती है, 3 कंडीशंस होती हैं, सुपर नॉर्मल प्रॉफिट की, नॉर्मल प्रॉफिट की और लॉसेस की। शॉर्ट रन में ये तीनों चीजें होती हैं, लॉन्ग रन में सिर्फ और सिर्फ सुपर नॉर्मल प्रॉफिट है जो एक मोनोपोलिस्ट अर्न करता है। तो लॉन्ग रन में वो क्या करता है, सुपर नॉर्मल प्रॉफिट अर्न करके, ठीक है, और शॉर्ट रन में भी सुपर नॉर्मल और दोनों अलग नॉर्मल और लॉसेस को अर्न करके ये क्या कर लेता है, ये अपना जो इक्विलिब्रियम है उसको अचीव कर लेता है। इक्विलिब्रियम कब आता है, कोई बता सकता है इक्विलिब्रियम कब आता है। जब हमारा एमआर एमसी के बराबर हो, ठीक है, और एमसी राइज कर रही हो, ठीक है, उसी पॉइंट पे होता है। एमआर एमसी के बराबर है और एमसी जो है वो राइज कर रही है और एमआर कर्व को बिलो से कट कर रही है। ये हमारी फर्स्ट ऑर्डर और सेकंड ऑर्डर कंडीशंस होती है इक्विलिब्रियम फाइंड आउट करने की। ये बात तो सही है ना। तो यहाँ पे शॉर्ट रन इक्विलिब्रियम में यहाँ पे हमारे पास 3 चीजें होती हैं, लॉन्ग रन में एक होती है,
तो अचीव करता है शॉर्ट रन इक्विलिब्रियम, ये बात यहाँ पे सही होगी क्योंकि ये चीज यहाँ पे भी है, ठीक है। तो यहाँ आंसर हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। ए इज द वेरी वेरी करेक्ट आंसर। बोल रहा है कोई शॉर्ट रन इक्विलिब्रियम होता ही नहीं, क्यों शॉर्ट रन इक्विलिब्रियम नहीं होता, फिर लॉन्ग रन में कैसे जाएगा, इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश करेगा, गलत। लॉन्ग रन में मोनोपोलिस्ट को लॉसेस होते हैं ना, लॉन्ग रन में मोनोपोलिस्ट को लॉसेस नहीं होते, सिर्फ सुपर नॉर्मल प्रॉफिट होते हैं। शॉर्ट रन में लॉसेस हैं जो देखने को मिलते हैं, सिर्फ शॉर्ट रन में लॉसेस हैं जो देखने को मिलते हैं ड्यू टू राइजिंग कॉस्ट। इस क्वेश्चन को सॉल्व करिए। क्वेश्चन ध्यान से रीड करो, गलत रीड मत करो, ठीक है। सही आता हुआ क्वेश्चन गलत हो जाता है इससे। जब प्राइस है पेट्रोल का वो कम हो रहा है, डिमांड है ऑटोमोबाइल की बढ़ रही है, तो इसका मतलब जो पेट्रोल और ऑटोमोबाइल्स हैं वो कैसे प्रोडक्ट हैं, सब्स्टिट्यूट, कॉम्प्लीमेंट्री, इंफीरियर और नॉर्मल। ओके, ऑप्शन नंबर बी। तो मैम जो कार और पेट्रोल है वो क्या है, कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं। तो ऑटोमोबाइल्स में कार आ गया, ठीक है, कोई भी व्हीकल है वो आ जाते हैं। तो यहाँ पे आंसर विल बी ऑप्शन नंबर बी। अब मेरा एक सवाल है आपसे, मुझे ये बताओ हमारे पास इलास्टिसिटी तीन टाइप की होती है, एक होती है प्राइस इलास्टिसिटी, एक होती है इनकम इलास्टिसिटी, एक होती है क्रॉस इलास्टिसिटी। क्रॉस इलास्टिसिटी रिलेट करती है सब्स्टिट्यूट्स और कॉम्प्लीमेंट्री से। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स हैं तो उसमें इलास्टिसिटी में क्या रिलेशन होगा, कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स में क्रॉस इलास्टिसिटी क्या होगी, इनवर्स या डायरेक्ट, मतलब रिलेशन क्या रहेगा बेसिकली अगर मैं आपसे पूछूं। अरे वाह, क्वेश्चन पूछने से पहले ही आंसर, वेरी गुड। इट मीन्स आप मुझे समझ गए हो हैं कि मैं क्या पूछने वाली हूं उसके बाद। तो कॉम्प्लीमेंट्री में क्या होता है, इनवर्स क्रॉस इलास्टिसिटी होती है, ठीक है, नेगेटिव रिलेशन होता है, इनवर्स क्रॉस इलास्टिसिटी होती है। एंड इन केस ऑफ सब्स्टिट्यूट्स वी हैव डायरेक्ट क्रॉस इलास्टिसिटी। मैम ये इनवर्स और डायरेक्ट है क्या, ये टी है, ये कॉफी है, सब्स्टिट्यूट की बात करते हैं पहले। टी का प्राइस 10 रुपए है, कॉफी का प्राइस 15 रुपए है। टी का प्राइस क्या हो गया, बढ़ गया, 10 रुपए से 12 रुपए हो गया। अब अभी भी अगर आप देखो टी का प्राइस कम है कॉफी से, बट क्योंकि जो लोग थे टी ज्यादा सस्ती थी कॉफी से, इसलिए मन मार के टी पी रहे थे, चाय पी ले रहे थे और काम चला रहे थे। बट उन्होंने देखा यार चाय का प्राइस भी बढ़ गया, तो अब क्या करते हैं, कॉफी पे जंप कर लेते हैं थोड़ा सा। तो जब आपका प्राइस बढ़ा, ठीक है, प्राइस बढ़ा, तो आपकी जो डिमांड होती है वो क्या हो जाती है, कम हो जाती है, और आपका जो सब्स्टिट्यूट होता है उसकी डिमांड बढ़ जाती है। तो यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं, यहाँ पे हम देख रहे हैं कि प्राइस बढ़ा और सब्स्टिट्यूट की डिमांड बढ़ी, डायरेक्ट रिलेशन। हम किस चीज को चेक कर रहे हैं, हम इस चीज को चेक कर रहे हैं कि यहां से प्राइस बढ़ा और यहाँ पे डिमांड बढ़ी, इनका रिलेशन डायरेक्ट है। और वेयर एज इन कॉम्प्लीमेंट्री व्हाट वी डू, कॉम्प्लीमेंट्री में कार है और यहाँ पे पेट्रोल है, कार का प्राइस बढ़ा तो कार की डिमांड तो कम हो जाएगी, और कार की डिमांड क्योंकि कम हो गई, अब पेट्रोल की भी क्या जरूरत, तो पेट्रोल भी यहाँ पे क्या हो जाएगा, उसकी डिमांड भी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो यहाँ पे हमने देखा प्राइस बढ़ा और डिमांड कम हो गई, तो यहाँ पे हमने प्राइस और डिमांड में जो रिलेशन देखा वो यहाँ पे कैसा रिलेशन आया, वो यहाँ पे इनवर्स रिलेशन आया। तो यहाँ पे इस वजह से हमारी जो डिमांड होती है, क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, वो पॉजिटिव होती है सब्स्टिट्यूट्स में, नेगेटिव होती है कॉम्प्लीमेंट्री में। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, ये चीज का ध्यान रखना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आईसी कर्व की कौन सी प्रॉपर्टी नहीं है, क्लास में अगर मजा आ रहा है तो फटाफट से लाइक हो जानी चाहिए क्लास, और एक बार फिर से शेयर कर दो सभी के साथ।
अभी जो क्वेश्चन है वो और भी अच्छे आपके लिए आने वाले हैं। ये क्वेश्चंस मैं बहुत ज्यादा लेंदी क्वेश्चंस नहीं आपको करवा रही, बट कंसेप्चुअल क्वेश्चंस हैं, ये चीज ध्यान रखना और उसी चीज को ध्यान में रखते हुए अपने कंसेप्ट्स को बिल्ड करने की कोशिश करना। तो मैम यहाँ पे हमें बोला हुआ है नोट द प्रॉपर्टी। डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है जी, बिल्कुल इस तरीके का होता है। कनकेव होता है, कनकेव होता है ये, मैम ऐसा तो हमने पढ़ा ही नहीं। कन्वेक्स होता है, तो ये बात क्या है, गलत है। नेवर टचेस द एक्सिस, बिल्कुल सही बात है, दोनों एक्सिस को टच नहीं करता। क्यों? रीजन बीइंग, क्योंकि हम ये पढ़ते हैं कि आपकी गिवन इनकम है, दो कमोडिटीज को आप कंज्यूम करते हो एक टाइम पे। जब दो कमोडिटीज को कंज्यूम करोगे तो एक कमोडिटी को जीरो नहीं कर सकते, दोनों कुछ ना कुछ खरीदोगे। तो जब एक कमोडिटी को हम जीरो नहीं कर रहे तो एक्सिस को टच करने की बात ही नहीं होती। हायर आईसी कब हायर सेटिस्फेक्शन देता है? बिल्कुल, हमने पहला क्वेश्चन किया था जहां पे हमने पढ़ा था कि एक प्रेफरेंस, एक हमारा इंडिफरेंस कब होता है, ओनली वन, जो गलत बात थी, क्योंकि हमारे पास बहुत सारे क्या होते हैं, इंडिफरेंस कर्व होते हैं और इनके कॉम्बिनेशन को हम इंडिफरेंस मैप बोलते हैं। और जो हायर इंडिफरेंस कर्व होता है वो आपको ज्यादा सेटिस्फेक्शन देता है, दैट इज क्वाइट ऑब्वियस। ठीक है, तो यहाँ पे ये चीज होती है। अब मेरा सवाल आपसे ये है कि ठीक है, आंसर तो इसका बी बन गया, पर अगर मैं आपसे पूछूं कि मेरे पास जो गुड्स हैं वो गुड्स कौन से हैं, वो गुड्स हैं परफेक्ट कॉम्प्लीमेंट्री। गुड्स क्या है? परफेक्ट कॉम्प्लीमेंट्री। तो यहां पे आईसी कैसा बनेगा? आईसी की शेप कैसी होगी? ठीक है, पहला सवाल। ठीक है, आपको मैच करना है, चलो मैचिंग मैचिंग खेलते हैं। परफेक्ट कॉम्प्लीमेंट्री के केस में, परफेक्ट सब्सटीट्यूट्स के केस में और इम्परफेक्ट सब्सटीट्यूट के केस में, ये तीन कंडीशंस हैं, तीन अलग अलग मैं आपको डायग्राम दे रही हूं। बताओ कौन सा इसका आंसर होगा, मैच कैसे होगा, ये आपको मैच करना है। ये ए है, ये बी है, ये सी है, तो इसको बता दो किससे मैच करोगे। ये 1 है, ये 2 है और ये 3 है। ए का मैच, बी का मैच और सी का मैच बताओ किससे होगा। क्या बात है, क्या बात है, बिल्कुल सही। किसने सिखाया? तो मैम परफेक्ट कॉम्प्लीमेंट्री के केस में क्या होता है, हमारे जो वो प्रोडक्ट्स हैं वो परफेक्ट कॉम्प्लीमेंट्री हैं, तो यहाँ पे जो आपका कर्व बनता है आईसी का वो बनता है एल शेप। ठीक है, राइट एंगल ट्राइंगल भी, इसको राइट एंगल्ड भी बोल सकते हैं। परफेक्ट सब्सटीट्यूट के केस में आप एक गुड को दूसरे गुड से बिल्कुल रिप्लेस कर सकते हो, यहां पे हमारी स्ट्रेट लाइन कर्व बनता है। ठीक है, इम्परफेक्ट के केस में क्या होता है, इनपरफेक्ट के केस में हमारा कन्वेक्स टू द ओरिजिन आईसी कर्व बनता है। और रियल लाइफ में हमें देखने को मिलता है हमारे जो गुड्स होते हैं वो इम्परफेक्ट सब्सटीट्यूट्स होते हैं, तो हम आईसी कर्व को कन्वेक्स टू द ओरिजिन स्टडी करते हैं। ठीक है, तो आंसर होगा ए का थर्ड, बी का सेकंड, सी का 1। वेरी वेरी गुड, जो इसका आंसर ये दे रहे हैं बिल्कुल सही है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। मुझे ये भी बताओ कि अगर मान लो यहाँ पे एक आईसी कर्व इस तरीके से है, एक आईसी कर्व इस तरीके से, आईसी 1 है, ये आईसी 2 है, तो क्या ये आईसी कर्व पॉसिबल हो सकते हैं? क्या ये आईसी कर्व ऐसे पॉसिबल हो सकता है? यस और नो, बस ये बता दो यस और नो। तो हमारे आईसी कर्व कभी भी क्या नहीं करते, कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करते हैं। तो आईसी कर्व नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर, तो आंसर यहां पे हो जाएगा नहीं, ऐसा आईसी कर्व नहीं बन सकता। चलिए आगे चलिए, इस क्वेश्चन को सॉल्व करिए। Which of the following activities related to production cannot take place in short run? शॉर्ट रन में क्या काम नहीं होगा?
शॉर्ट रन, वेरी वेरी इजी क्वेश्चन। शॉर्ट रन में हम क्या करते हैं मैम, हम एक फैक्टर को वेरिएबल रखते हैं, बाकी सबको कांस्टेंट। और जब हम बात करते हैं शॉर्ट रन में, तो हम फैक्टर्स को इंक्रीज नहीं कर सकते अपने अकॉर्डिंगली, तो हमारी जो कैपेसिटी है वो क्या होती है, हमारी कैपेसिटी बिल्कुल इंक्रीज नहीं होगी। तो यहाँ पे क्या है, कैन नॉट पूछा था, रेगुलर मेंटेनेंस ये तो करना पड़ेगा भाई, मेंटेनेंस तो करना पड़ेगा, ठीक है। डिक्रीज इन आउटपुट ये भी आपको देखने को मिलता है। क्वांटिटी ऑफ लेबर एम्प्लॉयड चेंज होती है, ये भी चेंज होती है। हमें इंक्रीजिंग रिटर्न, डिक्रीजिंग रिटर्न और कांस्टेंट रिटर्न मिलते हैं लॉन्ग रन में। बट हमारे पास वैल्यूज जब हम बात करते हैं, इनपुट डाल रहे हैं और आउटपुट जो मिल रहा है, तो डिक्रीजिंग, इंक्रीजिंग और कांस्टेंट डिमिनिशिंग रिटर्न्स जो होते हैं वो हमें शॉर्ट रन में भी देखने को मिलते हैं। लो वेरिएबल प्रोपोर्शन जहां पे अप्लाई होता है, तो कैपेसिटी को हम इंक्रीज नहीं कर सकते। आंसर विल बी ऑप्शन नंबर सी। इंक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल्स रेफर टू। अब देखो, जब हम बात करते हैं रिटर्न टू स्केल की, तो हम लॉन्ग रन की बात करते हैं। रिटर्न टू वेरिएबल प्रोपोर्शन या लो वेरिएबल प्रोपोर्शन, रिटर्न टू फैक्टर की जब हम बात करते हैं, बेसिकली हम बात करते हैं शॉर्ट रन की। तो इसका क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, ये बताओ। ए और सी दो आंसर आ रहे हैं। चलिए, तो आंसर क्या होगा इसका, इंक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल, मतलब जितना आप इनपुट डाल रहे हो ना, उससे ज्यादा आउटपुट मिल रहा है। तो मोर देन प्रोपोर्शनेट इंक्रीज इन आउटपुट, प्रोपोर्शनेट इंक्रीज इन आउटपुट, लेस देन प्रोपोर्शनेट इंक्रीज और मल्टी प्रोपोर्शनेट। देखो, मल्टी प्रोपोर्शनेट कुछ नहीं होता, लेस देन प्रोपोर्शनेट इंक्रीज गलत है, इसका मतलब तो डिक्रीजिंग रिटर्न है, ये कांस्टेंट रिटर्न है। तो इंक्रीजिंग रिटर्न के लिए हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। तो जो आंसर सी दे रहे थे, आई थिंक आप क्वेश्चन को समझ नहीं पाए हो। लेस देन प्रोपोर्शनेट इंक्रीज इन आउटपुट का मतलब क्या है कि मैंने इनपुट को बढ़ाया, इनपुट इंक्रीज किया 10% से, तो आउटपुट में इंक्रीज जो आया ना, आउटपुट इंक्रीजेस बाय 5%। तो आउटपुट में जो इंक्रीज आया है वो इनपुट में जो प्रोपोर्शनेट इंक्रीज किया था उससे कम है। 10% तो इंक्रीज आना ही चाहिए था ना, तो कांस्टेंट रिटर्न होते। कम इंक्रीज आया तो डिक्रीजिंग रिटर्न होंगे, ठीक है। और यहाँ पे ज्यादा इंक्रीज आएगा, 10 से 15 इंक्रीज आ गया, तो हमारे पास क्या होंगे, इंक्रीजिंग रिटर्न होंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। ऐसा कौन सा कॉम्बिनेशन है जहां पे जो आइसो क्वांट है उसका स्लोप बराबर होता है आइसो कोस्ट लाइन के स्लोप से। देखो, प्रोडक्शन से कोस्ट की बात आती है, हम एसीएमसी एपीएमपी का रिलेशन भी पढ़ते हैं। तो यहाँ पे प्रोडक्शन में आइसो क्वांट कब होता है, कोस्ट में आइसो कोस्ट लाइन होती है। जब इनका स्लोप बराबर है तो यहाँ पे क्या बात होगी, कब ऐसा होता है। बैलेंस कॉस्ट इनपुट, लीस्ट कॉस्ट इनपुट, मैक्सिमम कॉस्ट इनपुट और कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। चलिए, तो सबका आंसर यहाँ पे आ रहा है ऑप्शन नंबर ए। आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, लीस्ट कॉस्ट इनपुट। कॉस्ट में हम क्या कोशिश करते हैं, कॉस्ट में भी ट्राई कि कम से कम कॉस्ट पे प्रोडक्शन हो सके। और प्रोडक्शन जब हम सबसे कम इनपुट के साथ करते हैं, वही हमारी इंक्रीजिंग रिटर्न कब आता है, इनपुट कम है आउटपुट ज्यादा है, तब हमें क्या मिलता है, तो हमें इंक्रीजिंग रिटर्न मिलते हैं। तो एक ऐसा कॉम्बिनेशन जहां पे स्लोप है जो आइसो क्वांट का वो बराबर होता है आइसो कोस्ट में। आइसो क्वांट में हम क्या देखते हैं,
कि लेबर और कैपिटल का रिलेशन कि एक यूनिट लेबर लेने से कैपिटल में कितना डिक्रीमेंट हुआ और स्लोप हमारा क्या होना चाहिए, आउटपुट हमारी क्या होनी चाहिए, आउटपुट होनी चाहिए सेम, क्योंकि हमने क्वेश्चन किया था प्रीवियसली कि आउटपुट हमारी सेम होनी चाहिए। ठीक है, फिर हम देखते हैं लेबर को इंक्रीज करने से कैपिटल में कितना डिक्रीज करने पे आपकी आउटपुट सेम आ रही है, वो हमारा स्लोप होता है। और यहाँ पे आइसो कॉस्ट लाइन में हम कम से कम कॉस्ट की बात करते हैं ज्यादा से ज्यादा आउटपुट जनरेट करने में। तो यहाँ पे जो लीस्ट कॉस्ट इनपुट है वो एक कॉम्बिनेशन है जहां पे दोनों स्लोप क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। दोनों स्लोप बराबर होंगे, वो लीस्ट कॉस्ट इनपुट कहलाता है। तो आंसर इसका क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी। लास्ट में ऑप्शन नंबर बी है जो आने स्टार्ट हुए, वेरी गुड, बट उससे पहले आंसर सभी ऑप्शन नंबर ए दे रहे थे, बैलेंस कॉस्ट इनपुट। बैलेंस क्या, ट्रेड ऑफ बिठाना है यहाँ पे है। हम बात करते हैं, अभी अभी एक क्वेश्चन किया था प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन। क्या बात की थी, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन। तो प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन कब होगा, जब ट्रेड ऑफ होगा या जब लीस्ट कॉस्ट यूज होगी। जब लीस्ट कॉस्ट इनपुट होगा तो हमारे प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन होगी। तो आंसर इज ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जब टोटल कॉस्ट टोटल रेवेन्यू के बराबर होती है तो इसको कौन सा पॉइंट बोलते हैं, when total cost is equals to total revenue it is known as, ये डायग्राम होता है हमारे पास, ये टोटल कॉस्ट है, ये टोटल रेवेन्यू है, ये जो पॉइंट है ये कौन सा पॉइंट होता है, ये होता है ब्रेक इवन पॉइंट। ब्रेक इवन पॉइंट क्या होता है मैम, जहां पे नो प्रॉफिट नो लॉस होता है। एक पॉइंट होता है हमारा शटडाउन पॉइंट। शटडाउन क्या होता है, जब हम फिक्स्ड कॉस्ट कवर नहीं कर पा रहे होते, वी आर नॉट एबल टू कवर आवर फिक्स्ड कॉस्ट, बट हम वेरिएबल कॉस्ट को पूरा कर रहे हैं, तो वो होता है हमारा शटडाउन पॉइंट। और ब्रेक इवन क्या होता है, जब हमारे पास नो प्रॉफिट नो लॉस की सिचुएशन होती है, हम प्रॉफिट जो है नहीं कमा रहे, पर हम जो हमारी फिक्स्ड कॉस्ट है और जो हमारी वेरिएबल कॉस्ट है उसको पूरा कर रहे हैं। ये चीज ध्यान में रखनी है। आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी।